एक एक्सीडेंट और अपनी याददाश्त खोने के बाद मेरी असल में 4 खूबसूरत गर्लफ्रेंड बन गईं। मेरे हॉस्पिटल बेड के चारों तरफ 4 बेहद खूबसूरत चेहरे थे। उनमें से हर एक खुद को मेरी गर्लफ्रेंड बता रही थी। एक ठंडी बर्फ जैसी सीईओ थी, एक टॉप टियर ए-लिस्ट सेलिब्रिटी थी, एक बहुत केयरिंग और जेंटल डॉक्टर थी, और एक और थी जो मुझे जानी पहचानी लग रही थी और बहुत प्यारी थी। मेरा सिर घूम रहा था उन्हें इस बात पर लगातार झगड़ते देखकर कि रात में कौन रुकेगा। मेरे दिमाग में एक परफेक्ट प्लान बनने लगा। जब तुम सब ऐसा कह रही हो तो मैं बस सब कुछ भूल जाऊंगा। डिसइंफेक्टेंट की तेज गंध सीधे मेरे चेहरे से टकराई। मैंने झट से अपनी आंखें खोल दी। मेरी धुंधली नजर धीरे धीरे साफ हुई। मेरी नजर एक बिल्कुल सफेद छत पर पड़ी। मेरा सिर ऐसा लग रहा था जैसे फटने वाला हो। मेरा शरीर ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसके ऊपर से कोई सेमी ट्रक गुजर गया हो। शरीर की हर एक मसल दर्द से चीख रही थी। मैं कहाँ हूं? मैंने कर्कश आवाज में कहा और अपने शरीर का ऊपरी हिस्सा उठाने की कोशिश की। एक पल में 4 जोड़ी आंखें मुझ पर टिक गईं। 2 बेड के बाईं तरफ और 2 दाईं तरफ 4 खूबसूरत औरतें, जिनमें से हर एक का स्टाइल बिल्कुल अलग था। मुझे ध्यान से देख रही थीं। उनकी नजरों में चिंता, जिज्ञासा, नफरत और उलझन एक साथ दिखाई दे रही थी। मेरा दिमाग घूम गया। अचानक ऐसी यादों की बाढ़ आ गई जो मेरी नहीं थी। मेरा नाम एवन ग्रीन था। मैं बस एक आम कॉर्पोरेट आदमी था। कल रात मैं अपने किराए के अपार्टमेंट में एक बेवकूफी भरी पावर फैंटेसी नॉवल पढ़ रहा था। मैं पूरी तरह उसमें डूबा हुआ था और नॉवल के एक छोटे से किरदार का मजाक उड़ा रहा था जिसका नाम बिल्कुल मेरे जैसा था। ओरिजिनल होस्ट बेवकूफ और बहुत भोला था, लेकिन फिर अचानक सब कुछ काला हो गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं उसी किताब के एक टॉप टियर अरबपति परिवार का वारिस बन चुका था, जिसके परिवार के पास सैकड़ों अरबों की दौलत थी। उसके लुक्स और फिजिक टॉप ऑफ द लाइन थे, लेकिन वो एक बेकार रोमांटिक इंसान था। उस चालाक और टॉक्सिक फीमेल लीड के पीछे भागते हुए उसने अपनी रेपुटेशन पूरी तरह बर्बाद कर ली थी। आखिर में एक कॉर्पोरेट पावर स्ट्रगल की वजह से उसे फंसाया गया और उसका कार एक्सीडेंट हो गया। अब वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था और ये 4 औरतें जो ठीक मेरे सामने थीं वही थीं जो नॉवल में उसके साथ उलझी हुई थीं। मेरे बाईं तरफ सबसे पास वाली औरत ने कस्टम टेलर्ड सूट पहना हुआ था। उसका ऑरा बर्फ जैसी ठंडा था और उसकी आंखों में साफ नफरत दिखाई दे रही थी। विवियन वैंस ग्रुप की सीईओ और मेरी मंगेतर, जिसके साथ ग्रीन परिवार ने बिजनेस मैरिज के लिए मेरी शादी तय की थी। वो एक बिजनेस प्रोडिजी थी, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में पूरी तरह डिजास्टर थी। बचपन से ही परिवार की वारिस बनने के लिए तैयार की गई। विवियन को ओरिजिनल होस्ट जैसे ट्रस्ट फंड के बच्चों से सख्त नफरत थी जो अपनी जिंदगी बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं करते थे। उसके बगल वाली ने शनेल का आउटफिट पहना हुआ था और हाथ में सनग्लासेस पकड़े हुए थी। हॉस्पिटल के कमरे में भी उससे स्टार पावर साफ महसूस हो रही थी। क्लोई सिमंस एक बेहद पॉपुलर ए-लिस्ट सेलिब्रिटी ओरिजिनल होस्ट ने उसके करियर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया था। पब्लिक के सामने उसने हमेशा ऐसी पर्सनालिटी बनाए रखी थी जैसे यंग मास्टर ग्रीन उसके लिए पूरी तरह दीवाने हो। दाईं तरफ सफेद लैब कोट पहने एक जेंटल दिखने वाली महिला खड़ी थी। वो इस प्राइवेट हॉस्पिटल की अटेंडिंग फिजिशियन डॉक्टर स्टेफनी लेन थी और काफी परेशान दिखाई दे रही थी। हर बार जब ओरिजिनल होस्ट कोई परेशानी खड़ी करता था या अपनी वाइल्ड पार्टीज की वजह से बीमार पड़ता था तो वही हमेशा उसकी गंदगी साफ करती थी। समय के साथ उन दोनों के बीच कुछ अनकही और अस्पष्ट फीलिंग्स पैदा हो गई थी और सबसे पीछे एक लड़की सिंपल और एलिगेंट ड्रेस पहने चुपचाप खड़ी थी। उसकी साफ हिरनी जैसी आंखों में थोड़ी झिझक भरी चिंता दिखाई दे रही थी। क्लारा फ्रॉस्ट नॉवल की असली फीमेल लीड, जिसका बैकग्राउंड बहुत गहरा था। उसके परिवार की पावर वैंस परिवार से कहीं ज्यादा थी, लेकिन वो हमेशा बहुत लो प्रोफाइल रहती थी। ओरिजिनल होस्ट की असल में उसके साथ एंगेजमेंट थी, लेकिन शायद वो इतना अंधा था कि उसे देख ही नहीं पाया और इसके बजाय उन सभी दिखावटी पार्टी गर्ल्स के पीछे भागता रहा। अब जब सारी यादें पूरी तरह आपस में मिल चुकी थीं, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आया। मैं थक चुका हूं, बस सब कुछ जलने दो। मैं कोई फेस स्लैपिंग या अंडरडॉग रिवेंज स्टोरी लाइन नहीं खेलना चाहता था। मैं इन औरतों के इस ग्रुप में उलझना भी नहीं चाहता था। मैं बस आराम से लेटना चाहता था और परिवार की अरबों की दौलत का मजा लेना चाहता था। अपने 6 पैक एबीएस दिखाओ, एक लग्जरी विला में रहो, बढ़िया खाना खाओ और प्रीमियम वाइन पियो। क्या ये किसी थका देने वाली कॉर्पोरेट वॉर या रोमांटिक ड्रामा से बेहतर नहीं है? एवन, तुम जाग गए हो, विवियन वैंस सबसे पहले बोली। उसकी आवाज उसके व्यवहार की तरह ही ठंडी थी। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे सिर पर चोट लगी है और इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। उसकी आंखों में जरा भी सच्ची चिंता नहीं थी। वो पूरी तरह से मुझे जांच रही थी, जैसे किसी खराब सामान को देखकर ये पता लगाने की कोशिश कर रही हो कि अब उसकी कितनी कीमत बची है। क्लोई सिमंस ने अपने सनग्लासेस उतारे और कुछ आंसू बहाए। एवन, तुमने मुझे बहुत डरा दिया। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगी? उसकी एक्टिंग इतनी जबरदस्ती की थी कि मेरी रूह तक कांप गई। स्टेफनी लेन आगे बढ़ी और मेरी आंखों की पुतलियां चेक करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट उठाया। उनका लहजा नरम था। मिस्टर ग्रीन, आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आपको कहीं कोई तकलीफ महसूस हो रही है? मैंने उन्हें इग्नोर किया। मेरी नजर भीड़ के बीच से गुजरते हुए क्लारा फ्रॉस्ट पर पड़ी, जो सबसे दूर एक कोने में छिपी हुई थी। मेरी नजर पड़ते ही वो हैरान हो गई। उसका गोरा चेहरा हल्का सा लाल हो गया और उसने घबराकर अपनी ड्रेस का किनारा पकड़ लिया।
जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो कि क्या करे। किताब में जैसा लिखा था ये वही थी। क्लारा फ्रॉस्ट ही अकेली ऐसी इंसान थी जो ओरिजिनल होस्ट के साथ सच में अच्छी थी। उसका फैमिली बैकग्राउंड सबसे अच्छा था, पर्सनैलिटी सबसे नरम थी और उसका लुक मेरे एस्थेटिक से बिल्कुल मैच करता था। वो मेरी अर्ली रिटायरमेंट लाइफस्टाइल के लिए एकदम परफेक्ट पार्टनर थी। जहां तक विवियन वैंस की बात थी, वो एक करियर ड्रिवन अल्फा वुमन थी। उसके साथ रहना 9 to 5 जॉब करने से भी ज्यादा थका देने वाला होता। क्लोई सिमंस एक सेलिब्रिटी थी जो सिर्फ मेरा इस्तेमाल करना चाहती थी। बहुत ज्यादा लाउड थी। स्टेफनी लेन नरम थी, हाँ, लेकिन उसका फैमिली बैकग्राउंड आम था, जिससे वो किसी अमीर परिवार में बुलिंग का आसान टारगेट बन सकती थी। मैं उस तरह के ड्रामा से डील नहीं करना चाहता था। मेरे दिमाग में तुरंत एक परफेक्ट प्लान बन गया। मैंने अपने सामने खड़ी चारों औरतों को देखा और बिल्कुल सही समय पर मेरे चेहरे पर हैरानी और उलझन का भाव आ गया। तुम लोग कौन हो? मैंने पलकें झपकाईं और बिल्कुल मासूम बनते हुए पूछा, और मैं कौन हूं? हवा तुरंत जम गई। 4 जोड़ी खूबसूरत आंखें एक साथ चौड़ी हो गईं और पूरी तरह हैरानी से भर गईं। विवियन वैंस ने अपनी भौहें कसकर सिकोड़ लीं। उसकी तेज नजरें मुझे ऐसे घूर रही थीं जैसे मुझे आर पार देखने की कोशिश कर रही हों। एवन, अब तुम ये कैसा खेल खेल रहे हो? क्लोई सिमंस तो अपने आंसू बहाना भी भूल गई। एवन, मुझे इस तरह मत डराओ। क्या तुम अब मुझे भी नहीं पहचानते? ये मैं हूं क्लोई। स्टेफनी लेन सबसे पहले संभली। उन्होंने तुरंत अपनी पेनलाइट उठाई और एक बार फिर मेरी आंखों को चेक किया। उनका एक्सप्रेशन गंभीर हो गया। हो सकता है कि टक्कर की वजह से पेशेंट के सिर पर लगी चोट ने टेम्पररी एमनीशिया पैदा कर दिया हो। मैंने मन ही मन उन्हें थम्स अप दिया। मेरे लिए ये एक परफेक्ट असिस्ट था। एमनीशिया। विवियन वैंस ने ठंडी हंसी के साथ अपने हाथ बांध लिए। ये किसी थर्ड रेट टीवी ड्रामा का घिसा पिटा प्लॉट है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इस पर यकीन करूंगी? मैंने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय मैंने स्टेफनी लेन की तरफ डरी हुई नजरों से देखा, जैसे कोई डरा हुआ छोटा जानवर हो। डॉक्टर, मुझे सच में कुछ भी याद नहीं आ रहा। मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मैंने अपना सिर पकड़ लिया और तेज दर्द में होने की एक्टिंग करने की पूरी कोशिश की। क्लारा फ्रॉस्ट आखिरकार खुद को आगे आने से रोक नहीं पाई और धीमी नरम आवाज में बोली, उस पर दबाव डालना बंद करो। ऐसा लग रहा है कि उसे सच में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर, क्या उसे सच में एमनीशिया हो गया है? उसकी आवाज कॉटन कैंडी की तरह नरम और मीठी थी, जिसे सुनते ही मन शांत हो जाता था। स्टेफनी लेन ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसके फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि वो एक्टिंग कर रहा है। सही सिचुएशन जानने के लिए हमें उसका पूरा ब्रेन स्कैन करवाना होगा। विवियन वैंस कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन मेरा पीला चेहरा और दर्द भरा एक्सप्रेशन देखकर उसने आखिरकार अपनी बात वापस निगल ली। इस बीच क्लोई सिमंस को मीडिया हाइप के लिए एक नया एंगल मिल गया था। उसने तुरंत अपना फोन निकाला। ऐसा लग रहा थी जैसे वो अपने मैनेजर को टेक्स्ट कर रही हो। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। परफेक्ट, सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा था। एमनीशिया मेरे पुराने परेशानियों से भरे सभी रिश्तों को तोड़ने और अपनी आराम की जिंदगी शुरू करने का सबसे अच्छा हथियार था, खासकर ये देखते हुए कि उनमें से हर एक का अपना छिपा हुआ एजेंडा था और मैं अकेला इंसान जिसके पास सारे फैक्ट्स थे, चुपचाप इस बड़े ड्रामा का मजा ले रहा था जो पूरी तरह से मेरे इर्द गिर्द चल रहा था। ये एहसास बहुत आजादी देने वाला था। क्योंकि उसे एमनीशिया है तो आज रात में उसका ख्याल रखने के लिए यहीं रुक जाऊंगी। क्लोई सिमंस सबसे पहले आगे आई और ऑफिशियल गर्लफ्रेंड की तरह दिखावा करने लगी। विवियन वैंस ने उसे ठंडी नजर से देखा। तुम्हें किसी का ख्याल रखना भी आता है। अगर तुम उसे ज्यादा परेशान नहीं करोगी तो वही एक चमत्कार होगा। मैं रुकूंगी प्रेसिडेंट वैंस। आप एक हाई पावर्ड सीईओ हैं जो एक दिन में हजारों मामले संभालती हैं। क्या यहां रहना आपके टैलेंट की बर्बादी नहीं है? इसके अलावा क्या आप ही नहीं थीं जो एवन से सबसे ज्यादा नफरत करती थीं? क्लोई ने मजाक उड़ाते हुए कहा। मैं उसकी मंगेतर हूं। उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। विवियन ने अपने स्टेटस का जिक्र किया। मंगेतर? क्लोई बढ़ा चढ़ाकर हंसी। बस एक मंगेतर जिसकी एंगेजमेंट वैसे भी टूटने वाली है, ये बात कौन नहीं जानता। दोनों आमने सामने आ गईं। उनके बीच टेंशन ऐसी थी जैसे हवा में बारूद की तेज गंध फैल गई हो। स्टेफनी लेन ने साइड से बीच बचाव करने की कोशिश की। तुम दोनों पेशेंट को आराम की जरूरत है। अगर तुम ऐसा करती रहोगी तो उसकी रिकवरी पर असर पड़ेगा। मैं आंखें बंद करके बिस्तर पर लेटा रहा और कमजोर होने का नाटक करता रहा, लेकिन मेरा दिल खुशी से उछल रहा था। लड़ो लड़ो, जितना जोरदार उतना अच्छा। इस तरह तुम में से किसी के पास मुझे परेशान करने का टाइम नहीं होगा। तभी एक डरी हुई आवाज आई, अगर मैं रुक जाऊं तो। वो क्लारा फ्रॉस्ट थी। सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। उसने घबराकर अपनी ड्रेस का किनारा पकड़ा और धीरे से कहा, मैं कुछ हल्का और पौष्टिक खाना बना सकती हूँ और मुझे कुछ बेसिक नर्सिंग स्किल्स भी आती हैं। मैं उसकी अच्छी तरह देखभाल कर पाऊंगी। विवियन वैंस और क्लोई सिमंस ने एक साथ अपनी भौहें सिकोड़ ली। साफ था कि वे इस छोटे सफेद खरगोश जैसी दिखने वाली लड़की को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रही थीं, जो पूरी तरह हार्मलेस लग रही थी। विवियन ने उसे ध्यान से देखा। तुम कौन हो?
क्लारा के कुछ बोलने से पहले ही मैंने बोल दिया। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली। मेरी नजर सीधे क्लारा पर पड़ी, जिसमें थोड़ी निर्भरता और जान पहचान का एहसास था। मैंने कहा, मुझे लगता है मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। ये पूरी तरह बकवास था, लेकिन मुझे पता था कि इन शब्दों का असर बिल्कुल न्यूक्लियर होने वाला है। और सच में क्लारा वहीं जम गई। उसका गोरा चेहरा तुरंत चमकदार लाल हो गया और पके हुए सेब जैसा दिखने लगा। बाकी तीनों औरतों के एक्सप्रेशंस तुरंत देखने लायक हो गए। पहली बार विवियन के ठंडे चेहरे पर एक दरार दिखाई दी। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि उसे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। क्लोई का मुंह इतना खुला रह गया कि उसमें एक अंडा आ जाए। स्टेफनी की हल्की मुस्कान भी उसके चेहरे पर जम गई। यही वो इन्फॉर्मेशन गैप था जो मैं बनाना चाहता था। मुझे एमनीशिया है, फिर भी तुम अकेली हो, जिसकी मुझे हल्की और धुंधली सी याद है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में तुम सबसे खास हो। किसी भी औरत के लिए ये एक जबरदस्त और जानलेवा चाल थी। क्या तुम्हें मैं याद हूं? क्लारा हकलाते हुए बोली। उसकी आंखों में उम्मीद की एक चमक थी। मैंने कमजोरी से अपना सिर हिलाया। मुझे याद नहीं, मुझे बस ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत जानी पहचानी और सुकून देने वाली हो। बोलते हुए मैंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, जैसे कोई बच्चा सुरक्षा चाहता हो। क्लारा का दिल तुरंत पिघल गया। वो तेजी से मेरे बेड के पास आई और धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बहुत नरम और गर्म था। डरो मत, मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूंगी, उसने धीरे से मुझे दिलासा दिया। मैंने मौके का फायदा उठाते हुए उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। फिर विवियन वैंस की तरफ एक भड़काने वाली नजर डाली। विवियन के हाव भाव को अब सिर्फ बुरा नहीं कहा जा सकता था। उसके अंदर जैसे एक जबरदस्त तूफान चल रहा था। वो क्लारा का हाथ पकड़े हुए मेरे हाथ को घूर रही थी। उसकी आंखों में इतनी ठंडक थी कि कोई ठोस चीज भी जम जाए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे जैसा बेवकूफ, जिसने इतने लंबे समय तक उसे पसंद किया था, अपनी याददाश्त खोने के बाद सबसे पहले किसी और के करीब क्यों जा रहा था। उसके जैसी कंट्रोल की बहुत ज्यादा चाहत रखने वाली औरत के लिए कंट्रोल खोने का ये एहसास सबसे बड़ा टॉर्चर था। और मैं बस उसे परेशान होते हुए देखने का मजा लेना चाहता था। वो मुझे समझ भी नहीं पा रही थी और मुझसे छुटकारा भी नहीं पा रही थी। क्लोई भी गुस्से में थी, लेकिन वो एक स्मार्ट औरत थी। वो जानती थी कि अभी इस बात पर जोर देने से मैं उससे और ज्यादा नाराज हो जाऊंगा। उसने पैर पटका और बेमन से कहा, जब एवन ने तुम्हें चुना है तो उसका अच्छे से ख्याल रखना। मैं कल उससे मिलने वापस आऊंगी। इतना कहकर वो अपनी हाई हील्स में वहां से चली गई। विवियन ने मुझे गहराई से देखा। उसकी नजरें बहुत उलझी हुई थीं, जिनमें गुस्सा, कंफ्यूजन और थोड़ी सी चोट भी थी, जिस पर उसने खुद भी ध्यान नहीं दिया था। थोड़ा आराम करो, वो सिर्फ ये 3 शब्द कहकर जाने के लिए मुड़ गई। हॉस्पिटल का कमरा आखिरकार शांत हो गया। अब सिर्फ क्लारा और मैं बचे थे। साथ में स्टेफनी लेन भी थी, जो बैकग्राउंड की तरह एक तरफ खड़ी थी। स्टेफनी ने हमारे आपस में जुड़े हाथों को देखा। उनकी आंखें कुछ देर के लिए धुंधली हो गईं, लेकिन फिर वो जल्दी से अपने प्रोफेशनल अंदाज में वापस आ गईं। मिस फ्रॉस्ट, मैं मिस्टर ग्रीन को आपके हाथों में छोड़ती हूं। अगर कोई दिक्कत हो तो बेझिझक कॉल बटन दबाइए। ठीक है, धन्यवाद, डॉक्टर लेन, क्लारा ने प्यार से जवाब दिया। स्टेफनी के जाने के बाद हॉस्पिटल के कमरे में शांति छा गई। मुझे क्लारा से एक हल्की सी खुशबू आ रही थी। वो गार्डिनिया के फूलों जैसी महक रही थी। ये खुशबू बहुत अच्छी थी। मैंने थके होने का नाटक किया और अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन मेरा हाथ अभी भी उसके हाथ को पकड़े हुए था। मैं महसूस कर सकता था कि उसका शरीर थोड़ा अकड़ गया था, लेकिन उसने अपना हाथ नहीं हटाया। थोड़ी देर बाद मैंने उसे बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए सुना। ऐसा लग रहा थी जैसे वो खुद से बात कर रही हो, फिर भी जैसे वो मुझसे ही पूछ रही हो। एवन, क्या तुम्हें सच में मैं याद नहीं हूं? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मन ही मन में मुस्कुराया। सभी जोकर स्टेज से जा चुके थे। अब शिकारी और छोटे सफेद खरगोश के बीच खेलने का समय था। अगले दिन मैं डिस्चार्ज प्रोसेस से गुजरा। विवियन वैंस और क्लोई सिमंस सुबह सुबह आ गईं और इस बात पर फिर से लड़ने लगीं कि मुझे घर कौन लेकर जाएगा। विवियन मुझे वैंस एस्टेट वापस ले जाना चाहती थी। उसका कारण था कि मेरी मंगेतर होने के नाते मेरी देखभाल करना उसकी जिम्मेदारी थी। क्लोई मुझे अपने विला वापस ले जाना चाहती थी। उसका कारण था कि वो मेरी अच्छी तरह से देखभाल कर सके। मैंने उन्हें देखा, ऐसा लग रहा था जैसे मैं 2 घमंडी मोरों को अपने पंख दिखाते हुए शोर मचाते हुए देख रहा हूं। मेरी अटेंडिंग डॉक्टर स्टेफनी लेन भी अंदर आईं। उन्होंने मुझे डिस्चार्ज रिपोर्ट दी और धीरे से याद दिलाया, मिस्टर ग्रीन, आपके शरीर को अभी भी ठीक से आराम की जरूरत है। ऐसे माहौल में वापस जाना सबसे अच्छा होगा जिससे आप परिचित हों। इससे आपकी याददाश्त वापस आने में मदद मिल सकती है। एक और बढ़िया मदद। मैंने तुरंत इस वजह को पकड़ लिया और अपनी मासूम हैरान आंखों से उन्हें देखते हुए कहा, मैं घर जाना चाहता हूं, अपने घर। विवियन और क्लोई एक ही समय में बोल पड़ी। वे दोनों मुझे अपने इलाके में रखकर कंट्रोल करना चाहती थीं, लेकिन वे भूल गई थीं कि मेरे नाम पर 1 दर्जन से ज्यादा लग्जरी विलास थे। लेकिन अगर तुम अकेले रहे तो, क्लारा ने थोड़ी चिंता के साथ कहा। मैं तुरंत उसकी तरफ मुड़ा। मेरी आवाज भरोसे से भरी हुई थी। क्या तुम मेरे साथ घर चलोगी प्लीज? क्लारा का चेहरा फिर से लाल हो गया।
उसने अनजाने में विवियन की तरफ देखा और थोड़ी हिचकिचाने लगी। मैंने अपना हमला और तेज कर दिया और बेचारगी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं किसी और को नहीं जानता, मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है। ये शब्द क्लारा को सुनाने के लिए थे, लेकिन विवियन पर उनका असर और भी ज्यादा हुआ। विवियन का चेहरा तुरंत उदास हो गया और उसके आसपास हवा का प्रेशर डरावने लेवल तक गिर गया। क्लारा का दिल नरम पड़ गया और आखिरकार उसने सिर हिलाया। ठीक है, मुझे लगता है। विवियन वैंस और क्लोई सिमंस की जानलेवा नजरों के बीच मैंने क्लारा का हाथ पकड़ा और उस रोल्स रॉयस फैंटम में बैठ गया जो मुझे लेने आई थी। कार के दरवाजे पर एक बूढ़ा बटलर खड़ा था जिसने एकदम सही तरीके से टक्सीडो पहना हुआ था और उसके बाल बहुत ध्यान से कंघी किए हुए थे। घर में आपका स्वागत है यंग मास्टर। बूढ़े बटलर अंकल जैंग ने इज्जत से मेरे लिए कार का दरवाजा खोला। अंकल जैंग ग्रीन परिवार के पुराने सदस्य थे और किताब में ओरिजिनल होस्ट के सबसे वफादार आदमी थे। उनके साथ मेरी अर्ली रिटायरमेंट का बड़ा प्लान पहले ही आधा कामयाब हो चुका था। अंकल जैंग, मैंने कार में बैठते हुए उनकी तरफ मुड़कर कहा, अब से मेरे मामलों पर आपका पूरा हक होगा। मैं थक गया हूं और बस आराम करना चाहता हूं। अंकल जैंग एक पल के लिए हैरान रह गए, फिर उन्होंने एक जानी पहचानी मुस्कान दी। हाँ यंग मास्टर, मैं समझ गया। बेशक वो समझ गए थे। ओरिजिनल होस्ट एक एनर्जेटिक बेवकूफ हुआ करता था जो हर दिन बाहर जाकर परेशानी खड़ी करता था और अंकल जैंग को लगातार उसके पीछे सफाई करनी पड़ती थी। अब मेरा एमनीशिया वाला दिमाग बस आराम करना और सब कुछ उन्हें सौंप देना चाहता था। इससे उनके लिए चीजें असल में आसान हो गई थीं। उन्हें बस सामान्य तौर पर सारे काम मैनेज करने थे। ये दुनिया का सबसे आसान काम था। कार आराम से ग्रीन एस्टेट की तरफ चल पड़ी। क्लारा फ्रॉस्ट मेरे बगल में बैठी थी और थोड़ी बेचैन लग रही थी। एवन, क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है, अपना घर भी नहीं? मैंने अपना सिर हिलाया, फिर उसकी तरफ मुड़कर बहुत सीरियसली पूछा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम क्लारा फ्रॉस्ट है। क्लारा। मैंने धीरे से उसका नाम दोहराया और फिर मुस्कुराया। ये बहुत खूबसूरत नाम है। क्लारा के गालों पर हल्की गुलाबी लाली आ गई और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। मैंने बोलना बंद कर दिया और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन मेरा दिमाग पहले ही अर्ली रिटायरमेंट का ब्लूप्रिंट बना रहा था। फिटनेस का इंतजाम करना था। ओरिजिनल होस्ट के 6 पैक एबीएस और वी-लाइन टॉर्सो को मेंटेन न करना शर्म की बात होती। बढ़िया खाने का इंतजाम करना था। मुझे चाइना की 8 महान कुकिंग ट्रेडिशंस में से हर एक को ट्राई करना था। बढ़िया वाइन का इंतजाम करना था। मुझे चाइना की 8 महान कुकिंग ट्रेडिशंस में से हर एक को ट्राई करना था। किताब में बताया गया था कि ग्रीन परिवार की अपनी वाइनरी थी जो खास तौर पर अलग अलग तरह की चाइनीज शराब बनाती थी। येलो वाइन, राइस वाइन और ग्रेप वाइन। मुझे वो खट्टा कड़वा ग्रेप वाला सामान सच में पसंद नहीं था। जहां तक औरतों की बात थी, मैंने अपने बगल में बैठी क्लारा की तरफ देखा। वो खूबसूरत थी, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी थी, उसका बैकग्राउंड साफ सुथरा था और उसके परिवार का रुतबा इतना मजबूत था कि वो मेरी अनगिनत परेशानियों को दूर रख सकती थी। सबसे जरूरी बात, वो बहुत प्यारी थी और मुझे परेशान नहीं करती थी। वो अर्ली रिटायरमेंट लाइफस्टाइल के लिए एकदम सही साथी थी। कार एक बड़ी सी एस्टेट के अंदर गई और एक शानदार महल जैसी बिल्डिंग के सामने आकर रुकी तो ये मेरा घर था। मैं क्लारा को लेकर कार से बाहर निकला। अंकल जैंग ने पहले ही सब कुछ अरेंज कर दिया था। यंग मास्टर, आपका कमरा आपकी पसंद के हिसाब से दोबारा अरेंज कर दिया गया है। क्या ये मिस फ्रॉस्ट है? गेस्ट रूम भी तैयार है। मैंने क्लारा का हाथ पकड़ा और अंकल जैंग से कहा, गेस्ट रूम की कोई जरूरत नहीं है, वो मेरे साथ रहेगी। मेरी बात सुनते ही क्लारा का चेहरा तुरंत पूरी तरह लाल हो गया और वो हकलाते हुए बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने पूरी मासूमियत से उसकी तरफ देखा। क्यों नहीं हो सकता? मुझे अकेले सोने में डर लगता है। क्या तुमने मेरे साथ रहने का वादा नहीं किया था? मैंने एक एमनीशिया वाले पेशेंट की इनसिक्योरिटी का पूरा फायदा उठाया। मेरी बात सुनकर क्लारा पूरी तरह चुप हो गई। उसका छोटा सा चेहरा लाल से सफेद और फिर सफेद से लाल हो गया। आखिर में वो सिर्फ इतनी धीमी आवाज निकाल पाई जो किसी मच्छर के भिनभिनाने जैसी लग रही थी, ठीक है। मैं खुशी से मुस्कुराया संभाल लिया। तभी मेरा फोन बजा। अंकल जियांग ने मुझे फोन दिया। मैंने देखा कि कॉलर आईडी पर विवियन वैंस का नाम था। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के डिक्लाइन बटन दबा दिया और फोन वापस अंकल जॉन्ग को दे दिया। अब से उन सभी लोगों के नंबर ब्लॉक कर देना जिन्हें मैं नहीं जानता। हाँ यंग मास्टर। अंकल जैंग तुरंत समझ गए। पास ही दूसरी कार में विवियन वैंस ने अपने फोन से आती आवाज सुनी। आपने जिस नंबर पर कॉल किया है वो अभी बिजी है। स्टीयरिंग व्हील को जोर से पकड़ने की वजह से उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सब कुछ कंट्रोल से बाहर क्यों हो गया था। जो आदमी उसका नंबर सबसे ऊपर पिन करके रखता था और उसके हर मैसेज का जवाब कुछ ही सेकंड्स में देता था, उसने अभी अभी उसका फोन काट दिया था। ऊपर से वो एक दूसरी औरत को भी अपने घर वापस ले आया था। एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट और घबराहट उसके दिल पर छा गई। मेरी आराम की जिंदगी ऑफिशियली शुरू हो गई। हर दिन मैं तब तक सोता था जब तक नेचुरली मेरी नींद नहीं खुल जाती, फिर थोड़ा वर्कआउट करता और उसके बाद एस्टेट में घूमता रहता। अंकल जैंग ने मेरी जिंदगी को बहुत अच्छे से मैनेज किया था। ब्रेकफास्ट में कैंटनीज डिमसम होता था, लंच में ऑथेंटिक सिचुआन खाना और डिनर में बढ़िया हुआयांग डिशेज होती थीं।
दोपहर की चाय के समय अंकल जैंग मेरी पसंदीदा होममेड राइस वाइन कुछ साइड डिशेस के साथ तैयार करते थे। गार्डन पवेलियन में बैठकर मैं पूरी दोपहर वहीं बिता देता था। ऐसी स्वर्ग जैसी जिंदगी अगर कोई मुझे बादशाह बनाने का ऑफर भी दे तो भी मैं इसे नहीं बदलूंगा। क्लारा शुरुआत में बहुत झिझकी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे वो रिलैक्स होने लगी। उसे पता चला कि मुझे सच में किसी चीज की परवाह नहीं थी। मैं हर दिन बस खाने पीने में बिताता था, बिल्कुल एक आलसी आवारा की तरह। फिर भी इस आलसी आवारा में कमाल का चार्म था। जब मैं वर्कआउट कर रहा होता तो वो अपनी ठुड्डी हाथों पर टिकाकर चुपचाप मुझे साइड से देखती रहती। कभी कभी जब मैं पुलअप्स करता और बार से ऊपर उठता जिससे मेरा वीलाइन टॉर्सो दिखाई देता तो उसके गाल चुपके से लाल हो जाते। जब मैं बढ़िया खाना टेस्ट करता तो वो उत्सुकता से मुझसे अलग अलग डिशेस की खासियतों के बारे में पूछती और उसकी आंखें तारीफ से भर जाती। जब मैं खुद वाइन डालकर पीता था तो वो सामने बैठकर चुपचाप मेरी बातें सुना करती थी। मैं उसे उस वाइन के पीछे की कहानियां और ऐतिहासिक किस्से सुनाता और धीरे धीरे वो मेरे बारे में और ज्यादा जानने लगी। इसी के साथ वो मेरे और भी करीब आती चली गई। इवान, क्या मैं तुम्हारे एब्स को छू सकती हूं? उस दोपहर जिम में बेंच प्रेस का एक सेट पूरा करने के बाद मेरी मसल्स पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। क्लारा ने मुझे तौलिया दिया, लेकिन उसकी नजर बार बार मेरे एब्स पर जा रही थी। आखिरकार उसने हिम्मत करके ये सवाल पूछ ही लिया। मैं हल्का सा मुस्कुराया, उसका हाथ पकड़ा और सीधे अपने एब्स पर रख दिया। आगे बढ़ो, खुद रिजल्ट देख लो। उसका हाथ ऐसे कांप गया जैसे उसे हल्का सा करंट लग गया हो। उसका चेहरा पल भर में लाल होकर कानों तक पहुंच गया। उसकी हथेली के नीचे मेरी सख्त मसल्स की गर्माहट साफ महसूस हो रही थी। तो कैसा है, क्या मैं पास हो गया? मैं थोड़ा झुककर उसके करीब आया और धीमी आवाज में पूछा। उसका दिमाग जैसे पूरी तरह शॉर्ट सर्किट हो चुका था। वो सिर्फ बेवकूफों की तरह सिर हिला पाई। उसका वो मासूम रिएक्शन देखकर मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। सच में वो इस कहानी की फीमेल लीड बनने के लायक थी। इतनी मासूम और इतनी पवित्र। मैं उसी पल उसका एक किस चुराने ही वाला था कि मेरी जेब में रखा फोन फिर से वाइब्रेट करने लगा। अंकल जैंग उसे हाथ में लिए खड़े थे। उन्होंने स्क्रीन पर नजर डाली, फिर मेरे पास आकर बोले, यंग मास्टर मिस वैंस का फोन है। फिर से विवियन वैंस। आजकल ये औरत कुछ ज्यादा ही पागलों जैसी हरकतें कर रही थी। दिन भर में पता नहीं कितनी बार मुझे फोन कर रही थी। फोन रख दो, मैंने बेसब्री से हाथ हिलाते हुए कहा। यंग मास्टर मिस वैंस ने कहा है कि अगर आपने इस बार भी फोन नहीं उठाया तो वो खुद यहां आ जाएंगी। आने दो, मैंने बेपरवाही से कहा। मैं भी देखना चाहता था कि आखिर वो सोच क्या रही है। करीब आधे घंटे बाद एक चमकदार लाल फरारी स्पोर्ट्स कार जोरदार ड्रिफ्ट लेते हुए सीधे विला के एंट्रेंस पर आकर रुकी। विवियन वैंस ब्लैक आउटफिट और हाई हील्स पहने अंदर आई। उसके अंदर आते ही उसकी दबदबे वाली मौजूदगी पूरे माहौल में फैल गई। दरवाजे से अंदर आते ही उसकी नजर सीधे क्लारा और मुझ पर पड़ी। मैं अभी अभी नहाकर निकला था। मेरे शरीर के ऊपरी हिस्से पर कुछ नहीं था। कमर पर सिर्फ एक बाथ टॉवल बंधा हुआ था। मेरे बालों से अब भी पानी टपक रहा था और क्लारा हाथ में हेयर ड्रायर लेकर बड़े ध्यान से मेरे बाल सुखा रही थी। पूरा सीन बेहद सहज और अपनापन भरा लग रहा था। विवियन की पुतलियां एकदम सिकुड़ गईं। जिस ठंडे स्वभाव और आत्मसंयम पर उसे हमेशा गर्व रहता था, वो उसी पल पूरी तरह टूट गया। इवान, उसने दांत भींचते हुए मेरा नाम लिया। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? मैंने उसकी तरफ आलस भरी नजर डाली, फिर जानबूझकर अपना सिर क्लारा की गर्दन के पास ले जाकर उसके गार्डीनिया परफ्यूम की हल्की सी खुशबू में सांस ली। जैसा कि तुम देख सकती हो, जिंदगी का मजा ले रहा हूं। मेरी इस हरकत से क्लारा पूरी तरह जड़ हो गई। उसका चेहरा इतना लाल हो गया था कि जैसे अभी खून निकल आएगा। वो तो ये भी भूल गई कि हेयर ड्रायर पकड़े हुए हाथ को कहां रखे। जिंदगी का मजा ले रहे हो? विवियन वैन जोर से हंस पड़ी। इवान, तुम्हें अंदाजा भी है, तुम्हारी जेनिथ टेक इस वक्त अक्वायर होने के खतरे में है। कंपेटिटर ने पहले ही उसकी कीमत बहुत नीचे गिरा दी है। अगर तुमने अभी कोई एक्शन नहीं लिया तो कंपनी किसी और के हाथ चली जाएगी। ये सुनते ही मुझे याद आया, किताब में सच में ऐसा ही हुआ था। विवियन का एक बिजनेस राइवल जेनिथ टेक को एक्वायर करके वैंस परिवार की इंडस्ट्रीज को बड़ा झटका देना चाहता था। विवियन के सामने खुद को साबित करने के लिए ओरिजिनल होस्ट खुद कंपेटिटर से भिड़ गया था, लेकिन आखिर में बुरी तरह हार गया। अंत में विवियन को ही खुद मामला संभालना पड़ा। यही वो बड़ी घटना थी जिसके बाद विवियन ओरिजिनल होस्ट से और भी ज्यादा नफरत करने लगी थी। तो क्या, मैंने एक उबासी लेते हुए बिल्कुल बेफिक्र अंदाज में कहा। विवियन मुझे हैरानी से घूरने लगी। तो क्या वो तुम्हारी कंपनी है? वही कंपनी जिसे तुमने अपने खून पसीने और मेहनत से खड़ा किया है? मैं मन ही मन हंस पड़ा। वो ओरिजिनल होस्ट था, उससे मेरा क्या लेना देना, तो बेच दो, मैंने बेपरवाही से कहा। विवियन गुस्से से कांप उठी। तुम पूरी तरह गैर जिम्मेदार हो। तुम्हें अंदाजा भी है उस कंपनी में कितने लोगों की कितनी मेहनत लगी है और तुम उसे इतनी आसानी से छोड़ देना चाहते हो। वरना, मैंने शांत स्वर में पूछा। मुझे भूलने की बीमारी है, मुझे कुछ याद नहीं। कंपनी के ऐसे मुश्किल मामलों से निपटना बहुत थकाने वाला होता है।
इसे कैश में बेचकर आराम की जिंदगी जीना क्या ज्यादा अच्छा नहीं है? जल्दी रिटायरमेंट लेने की मेरी इस बात ने विवियन की साइकोलॉजिकल डिफेंस पूरी तरह तोड़ दी। उसे हमेशा लगता था कि भले ही इवान एक बिगड़ा हुआ अमीर लड़का हो, लेकिन फिर भी उसे उस कंपनी की परवाह है जिसे उसने अपने हाथों से खड़ा किया था। आज वो चाहती थी कि मैं पूरी तरह टूट जाऊं ताकि वो एक सेवियर बनकर सामने आए और मैं उसका एहसानमंद बन जाऊं, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं उसके बनाए हुए रूल्स के हिसाब से बिल्कुल नहीं खेलूंगा। मैंने तो बस सीधा हार मान ली। तुम सच में पूरी तरह होपलेस हो, उसने मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए कहा। वो इतनी गुस्से में थी कि ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। मैंने उससे बहस करने की भी जहमत नहीं उठाई। मैंने पास खड़े अंकल जैंग से कहा, अंकल जैंग, हमारे गेस्ट को बाहर छोड़ाइए। अगर मिस वैंस दोबारा आए तो उन्हें गेट पर ही रोक देना और कह देना कि मैं अभी तक बिस्तर से नहीं उठा हूं। जी यंग मास्टर एवन, वापस आओ। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। विवियन अभी भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैंने बस क्लारा का हाथ पकड़ा और ऊपर चला गया। क्लारा, चलो अंकल जॉन्ग की बनाई हुई येलो वाइन ट्राई करते हैं। धड़ाम नीचे से किसी चीज के टूटने की जोरदार आवाज आई। देखे बिना ही मुझे समझ आ गया कि महान सीईओ विवियन वैंस गुस्से में अपना आपा खो बैठी थी। कमाल है, जब ये खुद को हमेशा सही समझने वाले लोग सिर्फ इसलिए पागल हो जाते हैं क्योंकि मैं उनके रूल्स के हिसाब से खेलने से मना कर देता हूं। उन्हें इस तरह टूटते हुए देखना ये किसी भी कॉर्पोरेट विक्ट्री से कहीं ज्यादा मजेदार था। मेरे इस रवैये के बाद विवियन सच में मुझे परेशान करने दोबारा नहीं आई। हालांकि जेनिथ टेक का क्राइसिस पूरे फाइनेंशियल न्यूज में छाया हुआ था। हर कोई ग्रीन परिवार के गिरने का इंतजार कर रहा था। हर कोई देखना चाहता था कि मेरे जैसा लापरवाह और पैसे उड़ाने वाला इंसान पूरे परिवार की दौलत कैसे बर्बाद करेगा। विवियन भी इंतजार कर रही थी। वो चाहती थी कि मेरे सारे ऑप्शंस खत्म हो जाएं और आखिर में मैं खुद उसके पास मदद मांगने पहुंचूं, लेकिन बदकिस्मती से उसे निराश होना था। मैंने अपने दिन आराम से खाते पीते और मजे करते हुए बिताए। साथ ही मैंने सोशल मीडिया पर भी एक अकाउंट बना लिया। उसका हैंडल सिर्फ आइवन ग्रीन था। क्या आज वो बिस्तर से उठे? मेरे डेली स्टेटस अपडेट में हमेशा सिर्फ एक तस्वीर होती थी, एस्टेट के अलग अलग कोनों से खींचे गए खूबसूरत नज़ारे, और कैप्शन हमेशा एक ही होता था, आज मौसम बहुत अच्छा है, जल्दी रिटायरमेंट लेने के लिए बिल्कुल परफेक्ट। शुरुआत में सब मेरा मजाक उड़ाते रहे। ग्रीन परिवार खत्म हो गया, ये पैसे उड़ाने वाला आदमी अभी भी व्यू पोस्ट करने में लगा हुआ है, जेनिथ टेक डूबने वाली है और इसे अब भी आराम करने की पड़ी है। वेरीफाइड इतिहास का सबसे अलग ट्रस्ट फंड किड। लेकिन 3 दिन बाद पूरी बिजनेस वर्ल्ड में एक ब्रेकिंग न्यूज फैल गई। जेनिथ टेक ने जबरदस्त वापसी कर ली। कंपनी की कोर टेक्नोलॉजी में बड़ी सफलता मिली। स्टॉक प्राइस सिर्फ एक रात में 300% बढ़ गई। एक रहस्यमयी खरीदार जेनिथ टेक को बहुत ऊंची कीमत पर खरीदना चाहता था, लेकिन चेयरमैन इवन ग्रीन ने साफ मना कर दिया। मोलभाव करने में बहुत आलस आता है, किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। एक इनसाइडर के मुताबिक चेयरमैन इवन ग्रीन पूरे प्रोसेस के दौरान एक बार भी सामने नहीं आए। उन्होंने सिर्फ अपने असिस्टेंट के जरिए इंस्ट्रक्शंस दिए, मीलों दूर बैठकर स्ट्रैटेजी बनाई और जीत पहले ही तय कर दी। जैसे ही ये खबर सामने आई, हर कोई हैरान रह गया। जो लोग मेरे मजाक उड़ने का इंतजार कर रहे थे, उनके चेहरे देखने लायक थे। खासकर विवियन वैंस के। मैं बस सोच सकता था कि ये खबर देखने के बाद उसके हमेशा ठंडे रहने वाले चेहरे पर कैसा एक्सप्रेशन आया होगा। शाम को अंकल जॉन मुझे रिपोर्ट देने आए। यंग मास्टर, आपके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक सब कुछ हो गया है। मैं स्विमिंग पूल के पास एक लाउंज चेयर पर लेटा हुआ था और आराम से आइस्ड सावर प्लम ड्रिंक पी रहा था। इतना रिलैक्स था कि आंखें खोलने का भी मन नहीं कर रहा था। जिसे लोग टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू कह रहे थे, वो असल में कुछ भी नहीं था। मैंने बस अपने दिमाग में मौजूद इस दुनिया से 10 साल आगे की टेक्नोलॉजी में से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट उठाया, उसे कागज पर लिखा और जेनिथ टेक के R&D डिपार्टमेंट को दे दिया। और जिस शानदार स्ट्रैटेजी की सब तारीफ कर रहे थे, वो भी बस अंकल जैंग से कही गई एक लाइन थी, जो आदमी हमें खरीदना चाहता है उसे मेरे लिए बैंकरप्ट कर दो। अंकल जैंग की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी ने मुझे कभी निराश नहीं किया। उन्होंने ग्रीन फैमिली के विशाल अंडरग्राउंड नेटवर्क को एक्टिवेट कर दिया। सिर्फ एक दोपहर के अंदर ही उन्होंने उस घमंडी कंपेटिटर की पूरी कैपिटल चेन तोड़ दी, जिसे अपनी औकात का अंदाजा नहीं था, और आखिरकार उसे बैंक्रप्सी घोषित करनी पड़ी। ये बाकी सबके लिए भी एक चेतावनी थी। उसके बाद किसी ने भी जेनिथ टेक को दोबारा टारगेट करने की हिम्मत नहीं की और मुझे बस आराम से बैठकर जीत का मजा लेना था। बिना कुछ किए जीत जाने का एहसास सच में कमाल का था। इस घटना के बाद मेरा सोशल मीडिया अकाउंट भी रातों रात वायरल हो गया। इवन ग्रीन भी आज बिस्तर से नहीं उठे। ये टॉपिक सीधे ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 1 पर पहुंच गया। मेरे फॉलोअर्स कुछ 100 से बढ़कर कई मिलियन हो गए। कमेंट सेक्शन का माहौल भी पूरी तरह बदल चुका था। हे भगवान, ये कैसा गॉड टियर बॉस है, बिस्तर पर आराम करते करते ही अपने दुश्मन को कंगाल कर दिया। यही तो एक दबंग सीईओ की असली पहचान है। बस ऑर्डर देना होता है, खुद उंगली तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। हबी,
क्या तुम्हें अभी भी किसी इंसानी एक्सेसरी की जरूरत है, ऐसी जो मसाज भी कर सके और बिस्तर भी गर्म कर सके? अभी मेरी तरफ भी देखो, क्या मेरे पास अभी भी कोई मौका है? क्लारा फोन पकड़े मुझे एक एक करके सारे कमेंट पढ़कर सुना रही थी। पढ़ते पढ़ते वो इतनी हंसी कि आगे पीछे झुकने लगी। आइवन, तुम अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हंसते हंसते आधे चांद जैसी हो गई थीं। उसका क्या फायदा, उससे टेबल पर खाना तो नहीं आ जाएगा। मैंने आलस भरे अंदाज में कहा, क्लारा मुझे भूख लगी है, मैं तुम्हारे हाथ का ऑस्मैंथस केक खाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। उसने तुरंत फोन नीचे रखा और एक खुशमिजाज छोटे खरगोश की तरह किचन की ओर भाग गई। मैं उसकी जाती हुई पीठ को देखता रहा और मेरे होठों पर मुस्कान और गहरी होती गई। पैसा, आराम, अच्छा लुक, शानदार बॉडी और साथ में एक प्यारी खूबसूरत लड़की जो कमाल का खाना बनाती हो। जल्दी रिटायरमेंट वाली ये जिंदगी सच में परफेक्ट थी। उसी वक्त मेरा फोन फिर से बजा। मैंने उठाकर देखा, ये एक अनजान नंबर से आया हुआ मैसेज था। मैं विवियन वैंस हूं, क्या हम मिल सकते हैं? उसका लहजा पहले से कहीं ज्यादा विनम्र था, यहां तक कि उसमें रिक्वेस्ट करने का एहसास भी था। मैंने हल्का सा भौं उठाई और सिर्फ 2 शब्द टाइप किए, फ्री नहीं। फिर फोन बंद करके एक तरफ रख दिया। अगर तुम मुझसे मिलना चाहते थे तो पहले क्या कर रहे थे? अब तुम मुझसे मिलने की रिक्वेस्ट कर रहे हो, मैं तुमसे नहीं। तुम मुझसे मिल पाओगे या नहीं, ये पूरी तरह मेरे मूड पर डिपेंड करता है, और मेरा मूड इस बात पर डिपेंड करता है कि मैं कितने आराम से आराम कर पा रहा हूं। मैंने विवियन वैंस को मना कर दिया, लेकिन उसने साफ तौर पर हार नहीं मानी। अगले दिन एस्टेट में सोने का एक इनविटेशन भेजा गया। वो वैंस ग्रुप की तरफ से आयोजित एक कमर्शियल चैरिटी गाला का इनविटेशन था और उसमें मुझे नाम लेकर बुलाया गया था। यंग मास्टर मिस वैंस ने कहा है कि इस गाला में पॉलिटिकल और बिजनेस सेक्टर के कई बड़े लोग आएंगे। ये आपकी फ्यूचर नेटवर्किंग के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। अंकल जैंग ने मुझे इनविटेशन देते हुए कहा। नेटवर्किंग? मैंने हल्का सा हंस पड़ा। क्या मुझे सच में उसकी जरूरत है? मेरे लिए तथाकथित नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ इतना है कि दूसरे लोगों को मेरी जरूरत हो। जब तक मैं काफी स्ट्रांग हूं, लोग अपने आप मक्खियों की तरह मेरे आसपास मंडराते रहेंगे। मैंने हाथ हिलाया और फिर से अपने आरामदायक जीवन में लौटने ही वाला था कि तभी क्लारा फ्रॉस्ट ने धीरे से कहा, इनविटेशन में लिखा है कि इस गाला की ऑक्शन से होने वाली पूरी कमाई स्टारलाइट ऑर्फनेज को डोनेट की जाएगी। स्टारलाइट ऑर्फनेज में एक पल के लिए चुप रह गया। किताब में लिखा था कि बाहर से ठंडी दिखने वाली विवियन वैंस का दिल असल में बहुत नरम था। वो शुरू से ही बिना अपना नाम बताए एक अनाथालय की मदद करती आ रही थी, और वो अनाथालय यही स्टारलाइट ऑर्फनेज था। ये उसके दिल की सबसे नरम जगह थी और उसका सबसे छिपा हुआ राज भी। क्लारा ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की सी उम्मीद थी। मैं पहले उस ऑर्फनेज में वॉलंटियर करती थी। वहां के बच्चे बहुत प्यारे हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत मुश्किल है। उसकी साफ आंखों को देखते ही मेरा दिल हल्का सा हिल गया। इस गाला में जाना विवियन को इज्जत देने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये क्लारा के साथ कुछ अच्छे पॉइंट्स बनाने का सही मौका था, और साथ ही इससे विवियन को ये बात और भी अच्छी तरह समझ आ जाती कि उसने मुझे हमेशा के लिए खो दिया है। जब हमारी क्लारा ने कह दिया है तो चलते हैं, मैंने मुस्कुराकर उसके गाल पर हल्की सी चुटकी ली। क्लारा का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने धीरे से कहा, मुझे इतने आराम से मत बुलाया करो। तो फिर क्या बुलाऊं? ईवान ग्रीन बहुत ज्यादा फॉर्मल लगता है। मैंने नाखुशी से सिर हिलाया। अब से मुझे सिर्फ आइवान कहो। ईवान, उसकी आवाज मच्छर से भी धीमी थी। मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। गाला वाली रात मैंने टॉप टियर कस्टम अरमानी सूट पहना था, जबकि क्लारा ने चांदनी जैसी सफेद लंबी ड्रेस पहन रखी थी। उस ड्रेस में वो ऐसी लग रही थी जैसे चांदनी में उतरी कोई परी जो इस दुनिया से बिल्कुल अलग हो। जैसे ही हम वहां पहुंचे, पूरे वेन्यू की नजरें हम पर टिक गईं। आदमी बेहद हैंडसम था और लड़की बेहद खूबसूरत, दोनों साथ खड़े थे, जैसे सच में स्वर्ग में बनी जोड़ी हों। अनगिनत नजरें हमारी तरफ उठीं, तारीफ, जलन, ईर्ष्या और उत्सुकता से भरी हुई, लेकिन उन सब में सबसे तीखी नजर इस दावत की होस्ट विवियन वैंस की थी। आज उसने काले रंग का स्ट्रैपलेस इवनिंग गाउन पहना हुआ था। वो बेहद शानदार और ग्लैमरस लग रही थी, बिल्कुल कांटों से ढके काले गुलाब की तरह। लेकिन जैसे ही उसने मुझे क्लारा का हाथ सहजता से पकड़े हुए अंदर आते देखा, उसके हाथ में पकड़ा वाइन ग्लास हल्का सा कांप गया। उसने खुद को संभाला और चेहरे पर एक विनम्र बिजनेस जैसी मुस्कान लाते हुए हमारे पास आई। इवन, तुम आ गए। और ये उसकी नजर क्लारा पर पड़ी, जिसमें साफ जांच और दुश्मनी झलक रही थी। मैंने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। मैंने सिर झुकाकर क्लारा से धीरे से पूछा, थक गई हो? पहले कुछ खा लोगी? क्लारा थोड़ी घबरा गई और धीरे से बोली, मुझे भूख नहीं है। तो फिर थोड़ा जूस पी लो। मैं उसका हाथ पकड़कर सीधे बफे एरिया की तरफ चल पड़ा और विवियन को वहीं अकेला छोड़ दिया। मैं जानबूझकर यही कर रहा था। मैं सबको दिखाना चाहता था कि मेरे दिल में क्लारा की जगह सबसे अलग है, जबकि विवियन वैंस मेरे लिए एक बेकार दर्शक से ज्यादा कुछ नहीं थी। विवियन का चेहरा एक पल में सफेद पड़ गया। आसपास खड़े मेहमानों ने भी ये सब देख लिया और आपस में फुसफुसाने लगे। क्या वो यंग मास्टर ग्रीन नहीं है, प्रेसिडेंट वैंस के मंगेतर?
फिर वो किसी दूसरी लड़की को यहाँ कैसे ले आए, तुम्हें नहीं पता। मैंने सुना है कुछ समय पहले यंग मास्टर ग्रीन की याददाश्त चली गई थी और अब वो उस लड़की के अलावा किसी को पहचानते ही नहीं। सच में तो फिर प्रेसिडेंट वैंस का क्या होगा? अमीर परिवारों के ड्रामे सच में बहुत गहरे होते हैं। ये फुसफुसाहटें सुइयों की तरह विवियन के दिल में चुभ रही थीं। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींच लीं कि उसके नाखून हथेलियों में धंस गए। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि सब कुछ आखिर इस मोड़ पर कैसे आ गया। वो उसकी मंगेतर थी और कभी वही उसके पीछे पागलों की तरह घूमता था। फिर सिर्फ एक कार एक्सीडेंट ने सब कुछ कैसे बदल दिया। गाला का मेन इवेंट एक चैरिटी ऑक्शन था। शुरुआत की कुछ ऑक्शन आइटम्स में मेरी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। फिर होस्ट एक ऑयल पेंटिंग लेकर आया। अगला आइटम है ये ऑयल पेंटिंग जिसका नाम है स्टारी स्काई। इसे स्टारलाइट ऑर्फनेज के बच्चों ने मिलकर बनाया है। इसकी शुरुआती बोली $10,000 है और इसकी पूरी रकम ऑर्फनेज के रेनोवेशन पर खर्च की जाएगी। मैंने विवियन की आंखों में चमक देखी। साफ था कि वो ये पेंटिंग हर हाल में खरीदना चाहती थी। $1,00,000 एक अमीर व्यापारी ने अपना पैडल उठा दिया। $2,00,000 तुरंत दूसरी बोली लग गई। कीमत लगातार बढ़ती रही, लेकिन विवियन अब तक चुप थी। वो आखिर तक इंतजार कर रही थी ताकि जब कोई और मुकाबला न करे तब एक आखिरी बोली लगाकर पेंटिंग अपने नाम कर ले। जब कीमत बढ़कर $5,00,000 तक पहुंची तो पूरे हॉल में धीरे धीरे सन्नाटा छाने लगा। विवियन के होठों पर भरोसे भरी मुस्कान आ गई। जैसे ही वो अपना पैडल उठाने वाली थी, मैंने उससे पहले ही आलस से अपना पैडल उठा दिया। $5 मिलियन। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। हर कोई मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं पागल हो गया हूं। एक बच्चे की बनाई पेंटिंग के लिए कोई $5 मिलियन कैसे खर्च कर सकता था? क्या यंग मास्टर ग्रीन की याददाश्त जाने के बाद सिर्फ उनकी पर्सनैलिटी ही नहीं बदली, बल्कि उनका दिमाग भी पूरी तरह खराब हो गया? होस्ट भी हैरान रह गया। वो हकलाते हुए बोला, $5 मिलियन मिस्टर ग्रीन, क्या आप पक्के तौर पर $5 मिलियन की ही बोली लगा रहे हैं? हाँ, मैंने सिर हिलाया। फिर अपने पास खड़ी क्लारा की तरफ मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें बच्चे पसंद हैं? चलो ये पेंटिंग खरीद लेते हैं और इसे अपने बेडरूम में टांग देंगे, ठीक है? मेरी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन हॉल में इतना सन्नाटा था कि हर शब्द सबके कानों तक साफ पहुंच गया। हमारा बेडरूम। ये दो शब्द किसी भारी हथौड़े की तरह सीधे विवियन के दिल पर जा लगे। एक पल में उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया। आखिरकार उसे समझ आ गया। मैं उससे बहस नहीं कर रहा था, मैं उसे सबके सामने बेइज्जत कर रहा था। मैं उन्हीं चीजों का इस्तेमाल कर रहा था जिनकी उसे सबसे ज्यादा परवाह थी, ताकि किसी दूसरी लड़की को खुश कर सकूं, और वो भी सबके सामने। मैंने क्लारा को अपने घर की मालकिन घोषित कर दिया और विवियन को पूरी तरह अपने पैरों तले कुचल दिया। एक बार 5 मिलियन, 2 बार 5 मिलियन, 3 बार 5 मिलियन बिक गया। जैसे ही हथौड़ा गिरा, ये तमाशा आखिरकार खत्म हो गया। विवियन का पूरी तरह टूटा हुआ चेहरा देखकर मेरे दिल में जरा भी दया नहीं आई। बस एक ऐसा सुकून था जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। तब तुम मुझे नजरअंदाज करती थीं, लेकिन आज मैं वहां पहुंच चुका था जहां तक पहुंचने के बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये ओरिजिनल होस्ट की तरफ से मेरा पहला बदला था। गाला खत्म होने के बाद क्लारा और मैं वहां से निकलने लगे, लेकिन पार्किंग लॉट में किसी ने हमारा रास्ता रोक लिया। वो विवियन वैंस थी। लग रहा था उसने शराब पी रखी थी। उसके गाल लाल थे और उसकी नजरें भी भटक रही थीं। उसका हमेशा वाला घमंड और ठंडा रवैया पूरी तरह गायब हो चुका था। इवन तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने मेरी कार के सामने खड़े होकर रास्ता रोक लिया। उसकी आवाज में शिकायत भी थी और सिसकियां भी। मैंने भौहें सिकोड़ लीं और पीछे खड़ी क्लारा फ्रॉस्ट को अपने पीछे कर लिया। मिस वैंस, प्लीज रास्ते से हट जाओ। मैं नहीं हटूंगी। उसने जिद से मेरी तरफ देखा। पहले मुझे बताओ क्यों? सिर्फ इसलिए कि पहले मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। मैं बदल सकती हूं। तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगी, बस तुम मेरे पास वापस आ जाओ। मैं हल्का सा मुस्कुराया, जैसे कोई बहुत बड़ा मजाक सुन लिया हो। तुम्हारे पास वापस आ जाऊं? विवियन वैंस, क्या तुम्हें कुछ गलत फहमी हो गई है? हमारे बीच उस शादी के कॉन्ट्रैक्ट के अलावा जिसे कभी भी फाड़ा जा सकता है और क्या रिश्ता है? उसने जल्दी से कहा, हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। बहुत से लोग हैं जिन्हें मैं बचपन से जानता हूं। मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। तुम खुद को क्या समझती हो? ये शब्द बिल्कुल बेरहम थे। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल में चाकू घोंप दिया हो। उसका शरीर हल्का सा कांप गया और वो मुश्किल से खुद को संभाल पाई। आइवन, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू बहने लगे। उसका आंसुओं से भरा चेहरा किसी भी आम आदमी का दिल पिघला सकता था, लेकिन बदकिस्मती से मैं कोई आम आदमी नहीं था। मैं एक ट्रांसमाइग्रेटर था जिसने पूरी स्क्रिप्ट पहले ही पढ़ रखी थी और मैं बस आराम से अपनी जिंदगी जीना चाहता था। मुझे उसके आंसुओं में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन तभी पार्किंग लॉट के दूसरी तरफ से कई आदमी हाथों में लोहे के डंडे लिए बाहर निकल आए। उनके चेहरे गुस्से से भरे हुए थे।
एक नज़र में ही साफ था कि उनका इरादा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। विवियन वैंस, तुमने हमारे बॉस को दिवालिया कर दिया, आज तुम इसकी कीमत अपने खून से चुकाओगी। उनके लीडर, जिसके चेहरे पर लंबा सा जख्म का निशान था, जोर से दहाड़ा। मैंने तुरंत पूरा मामला समझ लिया। इन लोगों को उसी आदमी ने भेजा था जो पहले जेनिथ टेक को खरीदना चाहता था और मेरी वजह से दिवालिया हो गया था। लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुझे हाथ भी लगा सके, तो उन्होंने विवियन वैंस को अपना टारगेट बना लिया। विवियन भी बुरी तरह घबरा गई थी। उन आदमियों को अपनी तरफ दौड़ते देख उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्लारा फ्रॉस्ट तो उससे भी ज्यादा डर गई और चीखते हुए मेरी बाहों में छिप गई। किताब में हीरो द्वारा खूबसूरत लड़की को बचाने वाला वही क्लासिक सीन ओरिजिनल होस्ट भी यहीं विवियन वैंस को बचाने गया था और आखिर में उसका एक पैर टूट गया था। उसी वजह से विवियन के मन में उसके लिए थोड़ी गुडविल पैदा हुई थी। लेकिन मेरी बात अलग थी। मैंने क्लारा को बस 2 कदम पीछे खींच लिया। मजाक कर रहे हो? मेरा ये कीमती शरीर कैसे घायल हो सकता है? लड़ाई झगड़े जैसे काम दूसरे लोगों के लिए ही बने हैं। अंकल जॉन्ग, मेरी आवाज पूरी तरह गूंजे उससे पहले ही मैंने जोर से पुकार दिया। अगले ही पल काले कपड़ों में 7-8 बॉडीगार्ड परछाइयों से भूतों की तरह निकलकर आए और उन गुंडों को चारों तरफ से घेर लिया। सिर्फ कुछ ही सेकंड में सारे गुंडे जमीन पर पड़े, अपने माँ बाप को याद करके चिल्ला रहे थे। पूरा प्रोसेस 30 सेकंड भी नहीं चला। मैंने तो पलक तक नहीं झपकाई। स्कारफेस एक बॉडीगार्ड के पैर के नीचे दबा हुआ था। फिर भी वो मेरी तरफ देखकर चिल्लाया, इवन ग्रीन, तुम किस तरह के आदमी हो? एक औरत और बॉडीगार्ड के पीछे छिपते हो? मैं उसके पास गया, नीचे झुककर उसके चेहरे पर हल्के से थपथपाया और कहा, दिमाग बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन अफसोस तुम्हारे पास वो है ही नहीं। मैं वापस खड़ा हो गया और ऊपर से उसे देखते हुए बोला, अगर कोई प्रॉब्लम पैसे और ताकत से सुलझ सकती है तो मैं अपनी मुट्ठियों का इस्तेमाल क्यों करूं? ऐसा तो सिर्फ बेवकूफ लोग करते हैं। इतना कहकर मैंने उसकी तरफ दोबारा देखा तक नहीं और क्लारा को लेकर कार की तरफ बढ़ गया। रुको, पीछे से विवियन वैंस ने मुझे आवाज दी। वो वहीं खड़ी रह गई थी। उसकी नजर जमीन पर पड़े गुंडों पर थी, फिर उन बेहद ट्रेंड बॉडीगार्ड्स पर। उसकी आंखें हैरानी से पूरी खुली हुई थीं। उसे हमेशा लगता था कि इवन ग्रीन बस एक बिगड़ा हुआ अमीर लड़का है जिसे सिर्फ पैसे उड़ाने आते हैं। उसे कभी पता ही नहीं था कि उसके आसपास इतनी ताकतवर सिक्योरिटी फोर्स मौजूद रहती है। और ये भी पहली बार उसने देखा कि किसी खतरे का सामना करते वक्त वो कितना शांत और बेपरवाह रह सकता है। उसकी यही बेपरवाही किसी भी गुस्से या इल्जाम से ज्यादा उसके दिल को हिला रही थी। अभी के लिए शुक्रिया, उसने धीमी आवाज में कहा। मैंने तुम्हें बचाया नहीं, मैंने ठंडे स्वर में उसकी बात काट दी। मैं बस नहीं चाहता था कि मेरी कार तुम्हारे खून से गंदी हो जाए। मैंने अपनी $10 मिलियन की बुगाटी वेरॉन की तरफ इशारा किया। विवियन ने मेरी उंगली की दिशा में देखा और उसके चेहरे का रंग फिर से उड़ गया। मैंने कार का दरवाजा खोला, पहले क्लारा को अंदर बैठाया और फिर खुद भी बैठ गया। कार स्टार्ट हुई और धूल उड़ाती हुई तेजी से निकल गई। विवियन को उस खाली पार्किंग लॉट में अकेला छोड़कर रात की हवा चल रही थी, जिससे उसकी लंबी ड्रेस और भी ज्यादा अकेली और उदास लग रही थी। कार के अंदर क्लारा अभी भी डरी हुई थी। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा था। इवान अभी तो बहुत करीब था। मैंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। डरो मत, जब तक मैं हूं तुम्हें जरा सी भी चोट नहीं आने दूंगा। वो मेरी बाहों में ऐसे सिमट गई जैसे कोई छोटा बिल्ली का बच्चा सुरक्षा ढूंढ रहा हो। इवान, तुम बहुत अच्छे हो। मैंने सिर झुकाकर उसके माथे को हल्के से चूम लिया। बेवकूफ लड़की। रियर व्यू मिरर में मुझे विवियन का छोटा होता हुआ साया साफ दिखाई दे रहा था। मुझे पता था आज की रात के बाद उस औरत का दिल पूरी तरह बिखर जाएगा। जब कोई औरत किसी आदमी के बारे में उत्सुक होने लगती है तो वहीं से उसके गिरने की शुरुआत होती है, और मैं उसे इसी उत्सुकता और अनिच्छा में और गहराई तक डुबोता रहूंगा जब तक कि उसके लिए वापस लौटना नामुमकिन न हो जाए। गाला इवेंट के बाद मेरी जिंदगी फिर से शांत हो गई, लेकिन बाहर की दुनिया मेरी वजह से पूरी तरह हिल चुकी थी। इवान ग्रीन आज भी बिस्तर से नहीं उठा। ये टॉपिक लगातार ट्रेंड करता रहा। इसकी पॉपुलैरिटी जरा भी कम नहीं हुई। अनगिनत लोग मेरा सोशल मीडिया अकाउंट देखने पहुंच गए। तब उन्हें एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी सच में उनके सपनों जैसी थी। सुबह कई सौ वर्ग मीटर के बिस्तर पर उठना, दोपहर से पहले अपने प्राइवेट जिम में वर्कआउट करना और चमकदार 6 पैक बनाना, दोपहर में टॉप शेफ के हाथ का स्टेट बैंक्वेट लेवल लंच खाना और शाम को 1000 एकड़ की एस्टेट में कुत्तों को घुमाना, वाइन टेस्टिंग करना और सनसेट का मजा लेना। रात में एक परी जैसी गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर तारे देखना। न कोई काम, न कोई टेंशन, न कोई केपीआई, बस मजे ही मजे। जिंदगी तो ऐसी ही होनी चाहिए। मैं सच में गधे की तरह जी रहा हूं। मुझे जलन हो रही है और मैं मानता हूं कि मुझे जलन हो रही है। आज मैं बस एक खट्टा अंगूर हूं। हम दोनों इंसान हैं, फिर इतना बड़ा फर्क क्यों है? मैं अभी भी सुबह के रश आवर में सबवे में धक्के खा रहा हूं, जबकि कोई पहले ही करोड़ों कमा चुका है। यंग मास्टर ग्रीन, क्या आपके घर में अभी भी एक वॉचडॉग की जरूरत है?
कॉलेज डिग्री वाला मेरी अर्ली रिटायरमेंट फिलॉसफी अचानक एक सोशल ट्रेंड बन गई। अनगिनत नौजवानों ने अपनी जिंदगी के बारे में नए सिरे से सोचना शुरू कर दिया। वे पहले से ज्यादा रिलैक्स्ड और सेल्फ ओरिएंटेड लाइफ जीने लगे। यहां तक कि ग्रीन ग्रुप का स्टॉक प्राइस भी मेरे पर्सनल चार्म की वजह से लगातार ऊपर चढ़ने लगा। अर्ली रिटायरमेंट चेयरमैन, मुझे लगा ये बस अनजाने में मिली एक अनएक्सपेक्टेड सक्सेस थी। मुझे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। मुझे तो इस बात की ज्यादा परवाह थी कि आज क्लारा मेरे लिए क्या स्वादिष्ट खाना बनाने वाली है। इवन, जल्दी आओ, बुद्धा जम्प्स ओवर द वॉल ट्राई करो, मैंने अभी अभी इसे बनाना सीखा है। क्लारा प्यारा सा एप्रन पहने हुए हाथ में एक खूबसूरत मिट्टी का बर्तन लेकर किचन से दौड़ती हुई बाहर आई। उसने वो ऐसे मेरे सामने रखा जैसे कोई अपना सबसे कीमती खजाना दे रहा हो। मैंने सूप का एक घूंट लिया। सूप गाढ़ा था और कमाल का स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट है। मैंने दिल से उसकी तारीफ की। ये सुनते ही उसकी आंखों में बड़ी सी मुस्कान खिल गई, जो आसमान के चांद से भी ज्यादा मीठी लग रही थी। उसके साथ बिताया हर दिन ऐसी ही छोटी छोटी लेकिन दिल को छू लेने वाली खुशियों से भरा होता था। वो पूरे दिन सिर्फ मेरी एक तारीफ से खुश रह सकती थी। जब मैं वर्कआउट कर रहा होता तो वो चुपके से मेरे एबीएस को छूने के लिए हाथ बढ़ाती और फिर ऐसे झट से हाथ पीछे खींच लेती जैसे उसे करंट लग गया हो। गरज और बारिश वाली रातों में वो डर जाती, फिर चुपचाप कंबल खींचकर मुझे पूरी तरह अपनी बाहों में समेट लेती। मुझे कसकर पकड़े हुए वो किसी छोटे सूरज जैसी लगती थी, गर्म और चमकदार, मेरे जैसे आलसी इंसान के लिए जो बस आराम से जीना चाहता था। ये एहसास किसी सुकून से कम नहीं था। हम दोनों के बीच का प्यार ऐसी ही रोजमर्रा की छोटी छोटी मीठी बातों के बीच धीरे धीरे और गहरा होता गया, और ये सब कोई और भी देख रहा था। विवियन वैंस दोबारा मुझसे मिलने नहीं आई, लेकिन उसने मुझे एक अलग तरीके से फॉलो करना शुरू कर दिया। उसने एक नया अकाउंट बनाया और मेरे सोशल मीडिया की नंबर 1 फैन बन गई। मैं जो भी फोटो पोस्ट करता वो उसे जूम करके ध्यान से देखती। जब उसने मुझे बगीचे में वाइन टेस्ट करते देखा तो वो उसी वाइन की जानकारी ढूंढने लगी। जब उसने क्लारा के बनाए हुए डिशेस देखे तो वो उनकी रेसिपी खोजने लगी। और जब उसने हमारी पालतू बिल्ली और कुत्ते को एक दूसरे से लिपटा हुआ देखा तो उसकी आंखें काफी देर तक धुंधली बनी रहीं। वो किसी झांकने वाले इंसान की तरह दूर से उस खुशी को लालच भरी नजरों से देख रही थी जो कभी उसकी हो सकती थी। और फिर शांत और अकेले अंधेरे में वो अकेले ही जलन और पछतावे का कड़वा स्वाद चखती रहती। उसने क्लारा की नकल करनी शुरू कर दी। उसने अपना हमेशा वाला काला सूट पहनना छोड़ दिया और उसकी जगह नरम सी ड्रेस पहनने लगी। उसने अपने ठंडे चेहरे की जगह मुस्कुराना सीखने की बहुत कोशिश की। उसने कई प्यारे ट्रिंकेट भी खरीद लिए और उन्हें अपने मिनिमलिस्ट ऑफिस में सजा दिया, जबकि वे वहां बिल्कुल भी फिट नहीं लग रहे थे। उसे लगता था कि जब तक वो क्लारा जैसी बन जाएगी तब तक वो मेरा दिल जीत लेगी। लेकिन कितनी अजीब बात थी, उसे ये कभी समझ ही नहीं आया कि मुझे क्लारा की नरमी पसंद नहीं थी, बल्कि क्लारा खुद पसंद थी। वो अपनी तरह की इकलौती थी। उसकी ऐसी अजीब नकल सिर्फ एक सस्ती कॉपी लगती थी जो न बेतुकी होने से बच सकती थी और न ही हंसी का पात्र बनने से। अंकल जॉन्ग ये सब देखते रहे, फिर हंसते हुए मुझे बताने लगे, यंग मास्टर मिस वैंस ने आज ऑफिस में सच में एक फ्लोरल ड्रेस पहनी थी। उनके सारे सबॉर्डिनेट्स उन्हें देखकर डर गए थे। मैं उस समय आराम से क्लारा के हाथ का बनाया खाना खा रहा था। मुझे इस पर कोई कमेंट करने का भी मन नहीं हुआ। उन्होंने एक रैगडॉल कैट भी खरीदी है, बिल्कुल वैसी जैसी मिस फ्रॉस्ट के पास है, लेकिन बिल्ली ने उन्हें छूने तक नहीं दिया और उल्टा उन्हें खरोच भी दिया हूं। यंग मास्टर, क्या आपको नहीं लगता कि मिस वैंस पूरी तरह पागल हो गई हैं? मैंने अपने मुंह का श्रिम्प डंपलिंग निगला होंठ पोंछे और साफ शब्दों में कहा, उसे रहने दो। किसी इर्रेलेवेंट इंसान पर अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इर्रेलेवेंट जिस पल उसने उस समय ओरिजिनल होस्ट को नीचा दिखाया था, उसी पल मेरी नजर में उसे मौत की सजा मिल चुकी थी। अब मैं जो कुछ कर रहा था वो बस एक लंबा, धीमा और दर्दनाक टॉर्चर था। लेकिन ये शांत दिन ज्यादा लंबे नहीं चले और जल्द ही फिर परेशानी आ गई। इस बार मुसीबत क्लोई सिमंस की तरफ से आई। इस ए लिस्ट सेलिब्रिटी को एमनीशिया बॉयफ्रेंड वाले टॉपिक की मिठास मिल चुकी थी और अब वो मीडिया हाइप के लिए उसका जमकर इस्तेमाल कर रही थी। हर कुछ दिनों में वो ट्विटर पर कोई ना कोई अस्पष्ट और गोलमोल पोस्ट डाल देती। आज मौसम बहुत अच्छा है, इसने मुझे एक बेवकूफ इंसान की याद दिला दी। पता नहीं तुम अब कैसे हो, या फिर कुछ लोग चाहे मुझे भूल भी जाएं, लेकिन वो हमेशा मेरे दिल में रहेंगे। इसके साथ उसने अपनी कुछ सेल्फियां भी पोस्ट की थीं, जिनमें उसकी आंखों के चारों ओर लाल निशान साफ दिखाई दे रहे थे। इससे उसे अनगिनत फैंस की सहानुभूति मिल गई। क्लोई सिमंस का दिल टूट गया। क्लोई सिमंस के लिए बुरा लग रहा है और ऐसे ही कई टॉपिक्स एक एक करके ट्रेंड करने लगे। उसकी टीम यही नहीं रुकी। उन्होंने ढेर सारे मार्केटिंग अकाउंट्स को पैसे देकर मेरे और उसके बीच के रिश्ते को बढ़ा चढ़ाकर रोमांटिक बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे एक ऐसी समर्पित और स्नेही महिला की इमेज दी जिसे एक याददाश्त खो चुके कमीने ने छोड़ दिया था। कुछ ही समय में लोगों की राय बदलने लगी। कई नेटिजन्स, जिन्हें सच्चाई का पता ही नहीं था,
मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर आकर मुझे गालियां देने लगे। तुम सच में कमीने हो एवन, क्लोई तुम्हारे साथ इतनी अच्छी थी और सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी याददाश्त चली गई तुम सब कुछ मानने से इनकार कर रहे हो। जैसे ही तुम्हें कोई नया प्यार मिला तुमने अपना पुराना प्यार भुला दिया। मर्द सच में कचरा होते हैं। मुझे तो लगा था कि तुम कोई गॉड लेवल बॉस हो, लेकिन निकले तो बस पुराने को छोड़कर नया अपनाने वाले कचरे। जब क्लारा ने ये कमेंट्स देखे तो उसका गोरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये लोग ऐसा कैसे बोल सकते हैं? तुम बिल्कुल भी ऐसे इंसान नहीं हो। वो मेरा बचाव ऐसे कर रही थी जैसे कोई माँ अपने बच्चे का करती है। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी नाक हल्के से दबाई। गुस्सा मत हो, बेवकूफ लोगों के लेवल पर क्यों गिरना। लेकिन जो बातें ये लोग लिख रहे हैं वो बहुत भयानक हैं। उनके मुंह उनके अपने हैं, उन्हें जो कहना है कहने दो। मैंने बिल्कुल बेपरवाही से कहा। इस तरह की साइबर बुलिंग मेरे लिए गुदगुदी से ज्यादा कुछ नहीं थी, लेकिन क्लारा को इसकी बहुत परवाह थी। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि इतने सारे लोग मुझे गलत समझें और मेरी बेइज्जती करें। उसी रात जब मैं गहरी नींद में था, उसने चुपके से मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में लॉगिन किया और मेरे अकाउंट से एक फोटो पोस्ट कर दी। उस फोटो में 2 हाथ एक दूसरे में उंगलियां फंसाए हुए थे। मेरा हाथ लंबा, मजबूत और साफ उभरी हुई उंगलियों वाला था, जबकि उसका हाथ गोरा, नाजुक, छोटा और बेहद खूबसूरत था। दोनों के हाथों में एक जैसी रिंग्स थीं। क्लासिक कार्टियर वेडिंग बैंड्स कैप्शन में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, माई वन एंड ओनली क्लारा फ्रॉस्ट, और उसने अपना अकाउंट भी टैग कर दिया था। ये एक साफ और हाई प्रोफाइल पब्लिक रिलेशनशिप अनाउंसमेंट था। आधी रात को किया गया ये स्टेटस अपडेट किसी बम से कम नहीं था। इसने पूरे इंटरनेट पर तहलका मचा दिया, यहां तक कि सर्वर भी कुछ देर के लिए क्रैश हो गए। एवन ग्रीन गुणा, क्लारा फ्रॉस्ट ऑफिशियल अनाउंसमेंट, एवन ग्रीन्स वन एंड ओनली क्लोई सिमंस टर्न्ड इनटू अ जोक। ये तीनों टॉपिक्स रॉकेट की स्पीड से ट्रेंडिंग लिस्ट के टॉप 3 स्थानों पर पहुंच गए। जो नेटिजन्स कुछ देर पहले तक मुझे ट्रोल कर रहे थे वो तुरंत पलट गए। हे भगवान, असली इंसान खुद सामने आ गया। तो ये है उसकी ऑफिशियल गर्लफ्रेंड। मुझे पहले से पता था यंग मास्टर ग्रीन जैसी शख्सियत किसी मामूली स्टारलेट के पीछे नहीं जाएगी। मिस क्लारा फ्रॉस्ट कितनी खूबसूरत और एलिगेंट है, तो क्लोई सिमंस पूरे समय बस खुद ही कहानी बना रही थी और खुद ही उसमें एक्टिंग भी कर रही थी। हे भगवान, साल की सबसे बड़ी ड्रामा क्वीन यंग मास्टर ग्रीन और मिस फ्रॉस्ट को इतने समय तक उस टॉक्सिक एक्ट्रेस की वजह से परेशान होना पड़ा। क्या सिर्फ मैंने ही उन रिंग्स पर ध्यान दिया? वो लिमिटेड एडिशन कार्टियर वेडिंग बैंड्स हैं, हमेशा रहने वाले प्यार की निशानी। मुझे ये बहुत पसंद आई। जिन ट्रेंडिंग टॉपिक्स को खरीदने के लिए क्लोई की टीम ने लाखों खर्च किए थे, उन्हें एक ही फोटो ने आसानी से नीचे धकेल दिया। अब पूरे इंटरनेट पर क्लोई खुद मजाक का विषय बन चुकी थी। चेहरे पर दर्द हो रहा है। क्लोई, छोटा सा सुझाव, एक्टिंग बंद कर दो। ये सब देखकर शर्माती है। प्लीज यंग मास्टर ग्रीन को अकेला छोड़ दो। उस इंसान की पहले से ही गर्लफ्रेंड है। क्लोई का ट्विटर कमेंट सेक्शन पूरी तरह भर गया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो क्लारा बेड के पास परेशान सी बैठी थी, जैसे किसी बच्चे से कोई गलती हो गई हो। इवान, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे पूछे बिना ही वो पोस्ट कर दी। मैंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसके बालों पर हल्का सा किस किया। बेवकूफ लड़की, माफी क्यों मांग रही हो? तुमने तो बहुत अच्छा किया, लेकिन क्या इससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी? परेशानी में हल्का सा मुस्कुराया। इस जिंदगी में जिस चीज से मुझे सबसे कम डर लगता है वो है परेशानी। मैंने अपना फोन उठाया और उन बेहुदा कमेंट्स पर एक नजर डाली। मेरी आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गईं। ये औरत क्लोई सिमंस बहुत दिनों से मनमानी कर रही थी। अब समय आ गया था उसे हमेशा के लिए चुप कराने का। मैंने अंकल जैंग को कॉल किया। अंकल जैंग, ये बात सब तक पहुंचा दो। सभी प्लेटफॉर्म्स, नेटवर्क्स और प्रोडक्शन हाउसेस को बता दो कि ग्रीन ग्रुप के साथ मिलकर क्लोई सिमंस को पूरी तरह ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। जी यंग मास्टर, मैं ये पक्का करना चाहता था कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उसे दोबारा कभी चमकने का मौका न मिले। फोन के दूसरी तरफ अंकल जैंग की आवाज में हल्की सी एक्साइटमेंट थी। समझ गया, वैसे भी वो एक्ट्रेस मुझे बहुत पहले से आंखों में खटक रही थी। फोन रखने के बाद मैंने क्लारा फ्रॉस्ट की तरफ देखा, जो अब भी मेरी बाहों में सिमटी हुई थी। मैं झुककर उसके होठों को चूमते हुए बोला, अब इसके बारे में मत सोचो, चलो कुछ काम की चीज करते हैं। खिड़की के बाहर धूप बिल्कुल सही थी, जबकि दूसरी तरफ एक स्टारलेट का करियर हमेशा के लिए अंधेरे में डूबने वाला था। मुझे उकसाने का यही अंजाम था। क्लोई सिमंस का पतन मेरी उम्मीद से भी तेज हुआ। ब्लैकलिस्ट ऑर्डर जारी होने के अगले ही दिन जिन सभी एंडोर्समेंट डील्स पर वो बातचीत कर रही थी, वे एक एक करके टूट गईं। जिन टीवी शोज और फिल्म्स के लिए उसने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, उन्होंने भी उसके साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए और उससे भारी कैंसिलेशन फी मांग ली। जो वैरायटी शोज पहले से ऑन एयर थे, उन्होंने रातों रात उसके सारे सीन्स काट दिए, जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। बड़े अवार्ड शोज और फैशन इवेंट्स ने भी उसका नाम अपनी गेस्ट लिस्ट से हटा दिया। सिर्फ 3 दिनों में एक टॉप लेवल सेलिब्रिटी, जिसे कभी हर कोई पसंद करता था, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से पूरी तरह गायब हो गई। यही कैपिटल की ताकत थी,
और मैं खुद कैपिटल था। क्लोई ये बात मानने को तैयार नहीं थी। वो मुझसे माफी मांगने आना चाहती थी, लेकिन ग्रीन एस्टेट के मेन गेट तक भी नहीं पहुंच पाई। उसने मुझे फोन किया, मैंने सीधा उसे ब्लॉक कर दिया। फिर उसने विवियन वैन से संपर्क किया, इस उम्मीद में कि वो उसकी तरफ से बात करेगी, लेकिन आखिर में विवियन ने उसे सिर्फ एक ठंडा सा जवाब दिया, ये सब तुमने खुद किया है। जब कोई दीवार गिरने लगती है तो हर कोई उसे एक धक्का और दे देता है। यही हकीकत थी। क्लोई सिमंस की उस छोटी सी परेशानी को संभालने के बाद मेरी जिंदगी फिर से शांत हो गई। सब कुछ वापस अर्ली रिटायरमेंट वाले आरामदायक मोड में लौट आया। पब्लिक रिलेशनशिप अनाउंसमेंट के बाद क्लारा और मेरे बीच का रिश्ता भी एक कदम और आगे बढ़ गया। वो अब पहले जैसी शर्मीली नहीं रही थी। अब तो खुद ही मौका मिलते ही मुझसे चिपकने लगती थी। जैसे जब मैं किताब पढ़ रहा होता तो वो बिल्ली की तरह मेरी बाहों में आकर सिमट जाती और अपनी छोटी सी उंगलियों से मेरे एब्स पर गोल गोल घुमाने लगती। या फिर जब मैं स्विमिंग कर रहा होता तो वो अचानक पीछे से आकर मुझे गले लगा लेती, मेरे कान के पास झुककर धीरे से फुसफुसाती, एवन तुम्हारी फिजिक सच में बहुत अच्छी है। या फिर सुबह किचन में जब मैं जानबूझकर अंडा फ्राई करने में फेल होने का नाटक करता तो वो पीछे से आकर मेरी कमर में अपनी बाहें डाल देती और मेरे हाथ पकड़कर स्टेप बाय स्टेप मुझे सिखाने लगती। उसकी गर्म सांसें मेरी गर्दन को छूती, जिससे मुझे गुदगुदी होने लगती। ये लड़की जो पहले बिल्कुल कोरे कागज जैसी मासूम थी, धीरे धीरे मेरे रंगों में रंगती जा रही थी और मुझे ये सब बहुत पसंद आ रहा था। आज मेरा जन्मदिन था। अंकल जैंग ने पूरी एस्टेट को किसी परियों की कहानी जैसी दुनिया में बदल दिया था। वो एक ग्रैंड बर्थडे पार्टी की तैयारी कर चुके थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं ये दिन सिर्फ क्लारा के साथ बिताना चाहता था। शाम को उसने खुद मेरी पसंद की सारी डिशेस बनाई और एक बहुत खूबसूरत बर्थडे केक भी तैयार किया। एवन हैप्पी बर्थडे। उसने कैंडल्स जलाई। कैंडल की रोशनी में उसकी आंखें चमक रही थीं। एक विश मांगो। मैंने आंखें बंद कर लीं और दोनों हाथ जोड़ लिए। सच कहूं, मेरी कोई बड़ी विश नहीं थी। मेरे पास जो कुछ था वो मेरी सबसे बड़ी उम्मीदों से भी बढ़कर था। अगर मुझे सच में कोई विश मांगनी होती तो बस यही कि अर्ली रिटायरमेंट वाले ये सुकून भरे दिन हमेशा ऐसे ही चलते रहें। मैंने आंखें खोली और कैंडल्स बुझा दी। क्लारा ने मेरे सामने केक का एक टुकड़ा बढ़ाया। जल्दी करो, चक्कर देखो, इसे बनाना सीखने में मैंने बहुत टाइम लगाया है। जैसे ही मैं केक खाने के लिए मुंह खोलने वाला था, उसने अचानक केक पीछे खींच लिया। हल्का सा झुककर मेरे होठों के कोने पर एक पल के लिए किस किया। थोड़ी सी फ्रॉस्टिंग तुम्हारे होठों पर लग गई थी, उसने धीरे से कहा। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। मैं वहीं ठिठक गया। बिना किसी वजह के मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका शर्माया हुआ लेकिन हल्का सा शरारती चेहरा देखकर मेरा एडम्स एप्पल भी अनायास हिल गया। मैंने उसे अचानक अपनी तरफ खींच लिया, उसे बाहों में भर लिया, उसके सिर के पीछे हाथ रखा और उसे गहराई से किस कर लिया। ये किस पहले वाले हल्के और झिझक भरे किस जैसा नहीं था। इसमें गुस्सा भी था और उसे सिर्फ अपना बना लेने की चाह भी। मैंने उसके होठों को हल्के से खोला और उसके होठों की सारी मिठास अपने अंदर समेट ली। शुरुआत में क्लारा बिल्कुल अनाड़ी थी, लेकिन जल्द ही उसने मेरी रफ्तार पकड़ ली और पूरे दिल से जवाब देने लगी। जब किस खत्म हुआ तब तक वो मेरी बाहों में लगभग ढीली पड़ चुकी थी। वो हल्के हल्के सांस ले रही थी। उसकी आंखों के कोनों में नमी चमक रही थी और उसकी धुंधली नजर उसे और भी आकर्षक बना रही थी। क्लारा, मैंने भारी आवाज में उसके कान के पास फुसफुसाया, आज रात मत जाना। उसका पूरा शरीर हल्का सा कांप उठा। फिर उसने अपना चेहरा मेरे सीने में छिपा लिया और बहुत धीमी आवाज में बस इतना कहा, उसी पल खिड़की के बाहर रात के आसमान में अचानक शानदार आतिशबाजी फूट पड़ी। ये सब अंकल जैंग ने पहले से अरेंज कराया था। रंग बिरंगी रोशनी पूरे आसमान में फैल गई और हमारी एक दूसरे में खोई हुई परछाइयों को भी रोशन कर गई। मैंने उसे अपनी बाहों में उठाया और बेडरूम की तरफ चल पड़ा। आज की रात यूं ही गुजरने वाली नहीं थी। शादी की रात की खुशी, यहां 10,000 शब्द छोड़ दिए गए हैं, कृपया खाली जगह खुद भर लें। अगली सुबह मेरी आंख खुली और मैं खुद को पूरी तरह फ्रेश महसूस कर रहा था। क्लारा अब भी मेरी बाहों में गहरी नींद में सो रही थी। उसकी लंबी पलकें छोटे छोटे पंखों जैसी लग रही थी और उसके होठों पर हल्की सी मीठी मुस्कान थी। मैंने झुककर उसके चिकने माथे पर एक हल्का सा किस किया। उसे अपना बना लेने का एहसास मेरी कल्पना से भी 100 गुना ज्यादा खूबसूरत था। अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा था कि पुराने राजा आखिर क्यों सुबह की सभा में जाना छोड़ देते थे। आखिर एक शांत वंडरलैंड हीरो की सबसे बड़ी कमजोरी होता है। लगता है पुराने लोग सच ही कहा करते थे। जैसे ही मैं इस खास और प्यारे पल का मजा ले रहा था, बेड के पास रखा फोन गलत समय पर बज उठा। मैंने फोन उठाकर देखा। कॉल विवियन वैंस की थी। ये औरत सच में किसी भूत की तरह थी जो पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी।
पहले तो मेरा मन हुआ कि सीधा कॉल काट दूं, लेकिन फिर मैंने कुछ सोचकर कॉल रिसीव कर ली और जानबूझकर स्पीकर ऑन कर दिया। हेलो। अभी अभी नींद से उठने की वजह से मेरी आवाज में हल्का सा आलस था। दूसरी तरफ से विवियन की आवाज आई। उसकी आवाज में झिझक भी थी और थोड़ी बेचैनी भी। एवन, क्या तुम आज फ्री हो? मैं तुमसे बात करना चाहती हूं। मैंने पूछा, किस बारे में? उसने हिम्मत जुटाकर कहा, हमारे भविष्य के बारे में। ये सुनते ही मुझे लगभग हंसी आ गई। हमारा भविष्य, उसे सच में ऐसा सोचने की हिम्मत थी। मैं कुछ कह पाता उससे पहले क्लारा मेरी बाहों में हल्का सा हिली और नींद में ही प्यारी सी आवाज में बोली, एवन बस करो। फिर वो पलटकर एक ऑक्टोपस की तरह मुझसे लिपट गई और अपना छोटा सा चेहरा मेरी छाती से सटा लिया। अगले ही पल वो फिर से गहरी नींद में सो गई। उसकी ये मासूम आवाज स्पीकर के जरिए फोन की दूसरी तरफ साफ साफ पहुंच गई। दूसरी तरफ अचानक पूरी तरह सन्नाटा छा गया। मैं आसानी से अंदाजा लगा सकता था कि इस वक्त विवियन का चेहरा किसी बर्तन के तले से भी ज्यादा काला पड़ चुका होगा। पूरे आधे मिनट बाद उसकी टूटी हुई कांपती आवाज सुनाई दी, तुम। और वो मैंने सपाट लहजे में कहा, जैसा तुमने सुना। मेरी आवाज में हल्का सा मजाक था। मेरी गर्लफ्रेंड कल रात थक गई थी, इसलिए अभी भी सो रही है। फोन की दूसरी तरफ से तेज तेज सांसों की आवाज आने लगी, जैसे कोई फंसा हुआ जानवर दम घुटने के करीब हो। मैंने फिर पूरी तरह बिजनेस टोन में कहा, प्रेसिडेंट वैंस, अगर बात बिजनेस की है तो कृपया मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर लीजिए, लेकिन अगर बात पर्सनल है तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी गर्लफ्रेंड को जल्दी जलन हो जाती है और मैं नहीं चाहता कि उसे कोई गलतफहमी हो। इतना कहकर मैंने उसे जवाब देने का कोई मौका नहीं दिया और सीधे कॉल काट दी। दुनिया आखिरकार शांत हो गई थी। मैंने अपनी बाहों में सोई हुई क्लारा की तरफ देखा और मेरे होठों की मुस्कान और गहरी हो गई। दिल टूटना सबसे बड़ा झटका होता है। विवियन वैंस जैसी घमंडी औरत से निपटने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता था कि उसे अपने ही कानों से सुनने दिया जाए कि जिस आदमी से वो प्यार करती है वो किसी दूसरी औरत के साथ सबसे करीब वाला पल जी रहा है। मैं बस चाहता था कि वो बार बार उसी गहरी खाई में तड़पती रहे, जलन में, पछतावे में, ऐसी जिंदगी के साथ जिसमें कभी सुकून न मिले और ऐसी मौत जिसमें कभी राहत न हो। दूसरी तरफ वैंस ग्रुप के सीईओ ऑफिस में विवियन वैंस जमीन पर बैठी थी। पूरी तरह सुन फोन उसके कांपते हाथ से फिसलकर ठंडे फर्श पर गिरा और उसकी स्क्रीन चकनाचूर हो गई। मेरी गर्लफ्रेंड कल रात थक गई थी। मेरी गर्लफ्रेंड को जल्दी जलन हो जाती है। एवन की कही हुई हर बात उसके दिमाग में किसी श्राप की तरह बार बार गूंज रही थी। हर शब्द जहरीले चाकू की तरह उसके दिल में उतर रहा था। उसे हमेशा लगता था कि उसके पास अभी भी एक मौका है। उसे यकीन था कि अगर वो अपना घमंड छोड़ दे, अगर थोड़ा नरम पड़ जाए तो एवन एक दिन अपना फैसला बदल देगा। लेकिन वो गलत थी, पूरी तरह गलत। अब एवन सिर्फ उससे प्यार नहीं करता था, बल्कि वो किसी दूसरी औरत के साथ सबसे करीब वाले रिश्ते तक पहुंच चुका था और वो खुद बस एक जोकर बनकर रह गई थी जो अब तक उस नामुमकिन भविष्य के सपने देख रही थी। बेइज्जती और निराशा की एक भारी लहर ने उसे पूरी तरह घेर लिया। उसने खुद को अपनी बाहों में समेट लिया और कमरे के एक कोने में सिमट गई। वो बिल्कुल एक घायल और अकेले भेड़िए जैसी लग रही थी। उसके होठों से लंबे समय से दबा हुआ दर्द आखिरकार सिसकियों बनकर बाहर निकल आया। जिंदगी में पहली बार वो किसी आदमी के लिए रो रही थी। ऐसे रो रही थी जैसे उसका दिल सच में टूटकर बिखर गया हो। मैंने आखिरकार अपने सारे पत्ते खोल दिए थे। मुझे बिल्कुल भी याददाश्त नहीं गई थी। ये खबर लाइव स्ट्रीम के जरिए पूरे इंटरनेट पर फैल गई। एक दिन क्लारा फ्रॉस्ट के मन में अचानक ख्याल आया कि वो अपने फॉलोअर्स के साथ बातचीत करने और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की कुछ झलकियां शेयर करने के लिए लाइव जाना चाहती है। मैं उससे बहस में कभी जीत नहीं सकता था, इसलिए आखिरकार मुझे मानना ही पड़ा। लाइव स्ट्रीम के दौरान वो बिल्कुल एक छोटी बच्ची की तरह सबको हमारा घर, हमारे पेट्स और वो खास वॉक इन क्लोजेट और आर्ट स्टूडियो दिखा रही थी जो मैंने सिर्फ उसके लिए बनवाया था। फैंस खुशी से झूम उठे। स्वर्ग में बनी जोड़ी, ये कैसा रोमांस ड्रामा प्लॉट है। मैं इतनी सिंगल हूं कि मर जाऊंगी। मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड कब मिलेगा। यंग मास्टर ग्रीन अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो सच में मिस फ्रॉस्ट को सिर पर चढ़ाकर रखता है। लाइव स्ट्रीम का माहौल पूरी तरह शांत और प्यारा था, लेकिन तभी विवियन वैंस बिना बुलाए वहां आ पहुंची। पता नहीं उसे इसकी खबर कैसे मिल गई थी। वो सीधे एस्टेट में घुस आई और कैमरे के सामने हमारी लाइव स्ट्रीम रोक दी। वो बेहद थकी हुई लग रही थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और उसका पहले वाला रौबदार ऑरा पूरी तरह गायब हो चुका था। इवान, बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। वो कैमरे की तरफ देखकर चिल्लाई। उसके इमोशंस लगभग काबू से बाहर हो चुके थे। लाइव स्ट्रीम का कमेंट सेक्शन तुरंत फट पड़ा। हे भगवान, ये तो आइस क्वीन प्रेसिडेंट वैंस हैं। ये यहाँ क्यों आई हैं? पूरा ड्रामा शुरू हो गया क्या? इतना बढ़िया कंटेंट हमें फ्री में देखने को मिल रहा है। ये बहुत थकी हुई लग रही हैं। क्या ये अपना आदमी वापस लेने आई हैं? क्लारा भी एक पल के लिए चौंक गई। वो तुरंत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई।
बिल्कुल ऐसी जैसे कोई बिल्ली अपने इलाके की रक्षा कर रही हो। मिस वैंस, प्लीज यहां से चली जाइए, इवान आपसे मिलना नहीं चाहता। हट जाओ। विवियन ने उसे धक्का देकर एक तरफ कर दिया और सीधा मुझे घूरने लगी। इवान, मुझे बताओ, क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है? हम साथ बड़े हुए हैं, हमारा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है। क्या तुम सच में हमारा पूरा पास्ट भूल गए हो? वो बार बार पुराने दिनों का जिक्र करके मेरी यादें वापस लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सच स्वीकार करने से उसका जिद्दी इनकार देखकर मुझे ये सब थोड़ा अजीब और थकाने वाला लगने लगा। अब इस खेल को खत्म करने का वक्त आ चुका था। मैं कैमरे के पास गया, क्लारा का फोन हाथ में लिया, लाइव स्ट्रीम देख रहे लाखों लोगों की तरफ देखा और धीरे से बोला, हेलो सब लोग, मैं एवन ग्रीन हूं। मेरी एमनीशिया और मिस वैंस, मिस सिमंस और मिस फ्रॉस्ट के साथ मेरे रिश्तों को लेकर मुझे लगता है कि अब इन सब का हमेशा के लिए अंत कर देना चाहिए। मेरी बात सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। विवियन भी वहीं जड़ होकर खड़ी रह गई और खाली नजरों से मुझे देखने लगी। मैंने कैमरे की तरफ देखा। मेरे होठों पर हल्की सी व्यंग्य भरी मुस्कान थी। सबसे पहले मुझे कभी एमनीशिया हुई ही नहीं थी। बस एक ही वाक्य ने पूरे कमरे में शॉकवेव्स फैला दी। लाइव स्ट्रीम का कमेंट सेक्शन एक पल में अनगिनत एक्सक्लेमेशन मार्क से भर गया। विवियन का चेहरा उसी पल मौत की तरह सफेद पड़ गया। मुझे सब कुछ याद है, मैंने विवियन की तरफ देखते हुए कहा। मेरी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। मुझे याद है कि तुमने हमेशा मुझे नीची नजर से देखा। मुझे याद है कि तुमने मेरे साथ एक बेकार एक्सेसरी की तरह बर्ताव किया। मुझे याद है कि क्लोई सिमंस ने मेरा इस्तेमाल किया। मुझे याद है कि उसने अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए मुझे सिर्फ एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया। और मुझे ये भी याद है कि डॉक्टर स्टेफनी लेन ने नेक इंसान बनने का दिखावा करते हुए मेरे रिसोर्सेज का कैसे मजाक उड़ाया। मैं एक पल के लिए रुका, फिर मैंने हाथ बढ़ाकर क्लारा फ्रॉस्ट को अपनी बाहों में खींच लिया और झुककर उसके माथे पर एक किस किया, क्योंकि मैं थक चुका था। मैं अब तुम लोगों के साथ ये बोरिंग रिच फैमिली गेम्स नहीं खेलना चाहता था। मैं बस उस इंसान के साथ शांति से जीना चाहता था जिससे मैं प्यार करता हूं। इसलिए मैंने खुद को इन सारी परेशानियों से हमेशा के लिए आजाद करने का सबसे आसान और सबसे असरदार तरीका चुना। मैंने विवियन की तरफ देखा और हर शब्द पर जोर देते हुए कहा, मैंने एमनीशिया का नाटक किया सिर्फ तुम्हें जोकर बनाने के लिए, ताकि तुम खुद अपने असली रंग दुनिया को दिखा दो और फिर हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से निकल जाओ। अब जैसा कि तुम देख सकती हो, मेरा मकसद पूरा हो चुका है। गेम ओवर मिस वैंस। मेरे हर शब्द किसी तेज तलवार की तरह थे, जिसने विवियन के आखिरी दिखावे और बची हुई इज्जत को भी पूरी तरह चीर दिया। वो कुछ कदम पीछे हट गई। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं और वो खुद से बुदबुदाई, नहीं, ये नामुमकिन है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। झूठ? मैं हल्का सा हंसा। आपके पास ऐसा क्या है जिसके लिए मैं तुमसे झूठ बोलूं? शुरू से लेकर आखिर तक तुम मेरे लिए बस एक स्वार्थी जोकर से ज्यादा कुछ नहीं थी। मेरे ये शब्द सुनकर विवियन अब ये आखिरी झटका सह नहीं पाई। उसके होठों से ताजा खून की एक बूंद बह निकली और वो सीधे पीछे की तरफ गिरकर बेहोश हो गई। उधर लाइव स्ट्रीम रूम पूरी तरह पागल हो चुका था। इस हैरान कर देने वाले प्लॉट ट्विस्ट ने हर किसी को पूरी तरह चौंका दिया था। मैंने बिना कुछ कहे आराम से लाइव स्ट्रीम बंद की, फिर एक कॉल मिलाया। अंकल जीन, एंट्रेंस पर एक औरत बेहोश पड़ी है, उसे ले जाने के लिए एक एम्बुलेंस बुला दीजिए और आज के बाद किसी भी फालतू इंसान को एस्टेट के अंदर दोबारा कदम मत रखने दीजिए। ये सब खत्म करने के बाद मैंने शौक में खड़ी क्लारा को अपनी बाहों में उठाया और उसे लेकर अपने कमरे में वापस चला गया। इवान, तुम? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी उलझन साफ दिखाई दे रही थी। मैंने उसे चूम लिया और उसके सारे सवाल उसी पल रोक दिए। डरो मत, सब खत्म हो गया। हाँ, सब सच में खत्म हो गया था। वो उलझे हुए पुराने रिश्ते और वो परेशान करने वाले लोग अब हमेशा के लिए अतीत बन चुके थे। अब से मेरी दुनिया में सिर्फ नीला आसमान, सफेद बादल, अच्छा खाना, बढ़िया वाइन और वो इंसान होगा जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। मेरी जल्दी रिटायरमेंट वाली जिंदगी अब आखिरकार शुरू हो चुकी थी।